एक बार की बात है, एक आदमी लॉ स्कूल के अंदर एडमिशन लेना चाहता है। इसके लिए वह लॉ स्कूल के गेट के बाहर जाता है और गेट कीपर से पूछता है कि क्या ये लॉ स्कूल है, क्या यहाँ पे लॉयर बनते हैं। गेट कीपर कहता है हाँ ये लॉ स्कूल है और यहीं पे लॉयर बनते हैं। तो वो फिर पूछता है क्या मैं अंदर जा सकता हूँ। गेट कीपर कहता है हाँ तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें अंदर जाने से रोकूंगा। और हाँ ये तो सिर्फ एक गेट है, अंदर दो बड़े बड़े गेट और हैं और उनके ऊपर मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गेट कीपर हैं और वो तुम्हें उठा के बाहर फेंक सकते हैं। तो वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, मैं तो सुबह सुबह आ गया, अभी और ज़्यादा बच्चे आएंगे एडमिशन लेने के लिए, उनके साथ में इस गेट से निकल जाऊँगा। तो वो वहाँ पे गेट में साइड के अंदर में बैठ जाता है, चलो वेट कर लेता हूँ 2-3 घंटे। अब वो वहाँ पे वेट करता है लेकिन उस गेट से कोई भी नहीं आता। तो वो वहाँ पे बैठा रहता है, गेट कीपर उसको देखता रहता है, वो गेट कीपर को देखता रहता है। अब उसकी हिम्मत नहीं होती कि गेट के अंदर में वो चला जाए क्योंकि गेट कीपर उससे थोड़ा स्ट्रांग था। तो वो वहीं पे बैठ के वेट करता है और सुबह से शाम हो जाती है। बाकी वहाँ पे और भी दरवाजे थे, उनसे लोग क्रॉस करते जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो वाला दरवाज़ा जो कि मेन गेट बताया गया था उस स्कूल के अंदर में एडमिशन लेने के लिए, उस गेट से कोई भी ना अंदर गया ना कोई बाहर आया। अब इसके लिए वो सोचता है चलो एक दिन तो छुट्टी हो सकती है, कोई और प्रॉब्लम होगी, तो वो वहीं पे बैठा रहता है। अगले दिन फिर वेट करता है। अगले दिन वो फिर गेट कीपर से पूछता है कि क्या मैं अंदर जा सकता हूँ। गेट कीपर कहता है हाँ तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें अंदर जाने से रोकूंगा। और ये तो सिर्फ एक गेट है, अंदर दो इससे भी बड़े बड़े गेट हैं और उनके ऊपर मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गेट कीपर बैठे हुए हैं। तो वो तुम्हें अंदर जाने से रोकेंगे और वो तुम्हें उठा के आराम से उठा के बाहर फेंक देंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बलशाली हैं तुमसे। तो वो फिर डर जाता है और फिर वहीं पे बैठ जाता है। अब ऐसे बैठे बैठे उसको एक मंथ निकल जाता है, उसके बाद में एक साल निकल जाता है। अब वहीं पे बैठे बैठे फिर बोर हो जाता है। वो सोचता है चलो फिर मैं परमिशन मांगता हूँ। वो गेट कीपर के पास जाके फिर परमिशन मांगता है, बोलता है क्या मैं अंदर जा सकता हूँ। गेट कीपर कहता है हाँ तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें अंदर जाने से रोकूंगा। और ये तो सिर्फ एक गेट है, अंदर दो बड़े बड़े गेट और हैं और वो वहाँ पे मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन उनको गार्ड कर रहे हैं और वो तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे अगर तुम इससे क्रॉस कर भी गए तो। वो फिर डर जाता है और वहीं पे बैठ जाता है। अब कई साल बीत जाते हैं। जब वो वहाँ पे आया होता है तो वो 20 साल का होता है, अब उसकी उम्र 80 साल तक हो जाती है और वहीं पे गेट पे बैठा रहता है। अब वो देखता रहता है कि बाकी के गेट से तो काफ़ी सारे लोग अंदर बाहर जा रहे हैं, लेकिन उस गेट से कोई भी अंदर बाहर नहीं जा रहा है। अब वो तो लॉयर बनना ही चाहता था, वो तो मतलब काफ़ी ज़्यादा एडमेंट था। तो अब वो सोचता है चलो अब मेरी उम्र निकल ही गई, अब तो मैं मरने वाला हूँ। अब इससे ये पूछ लेता हूँ कि क्यों भाई यहाँ से मतलब कोई और क्यों नहीं जा रहा और तुम मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा है। तो वो बोलता है कि गेट कीपर को कि तुम मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो। गेट कीपर कहता है कि मैंने तुम्हें अंदर जाने से कब रोका, मैंने तो सिर्फ ये बोला कि हाँ तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे फेस करना पड़ेगा और अंदर दो पर्सन और हैं उनको फेस करना पड़ेगा। तो मैंने तुम्हें इनकार नहीं किया। तो वो बोलता है चलो ठीक है मैं मान गया। अब दूसरी बात बताओ कि इस गेट से कोई और क्यों नहीं, मतलब अंदर बाहर क्यों नहीं जा रहा है इस वाले गेट से। तो गेट कीपर उसको बोलता है कि हर एक आदमी के लिए उसकी लाइफ के अंदर में जो भी उसको अचीव करना है उस चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर गेट है और वो गेट सिर्फ उसी के लिए खुलता है। उस गेट पे ना कोई और जाता है ना कोई आता है। और उस गेट के ऊपर मेरी तरह जो मैं द्वारपाल हूँ, मेरी तरह चैलेंजेस बैठे होते हैं। तो मैं तुम्हारे लिए चैलेंज था। चैलेंज कभी इनकार नहीं करता कि आपको उस गेट को ओपन नहीं करना है, आपको आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन चैलेंज आपको सिर्फ डराता है। तो जैसे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बोला गया, एवरी चाइल्ड कम्स विद अ मैसेज। हर बच्चा एक मैसेज लेके आता है और उस मैसेज को मैनिफेस्ट जो उसको करना होता है। हर चाइल्ड के अंदर में, हर बच्चे के अंदर यूनिकनेस होती है। अगर हम बात करेंगे, हमने पीछे वाली वीडियो में डिस्कस किया कि 70 ट्रिलियन सेल होते हैं। सेल के अंदर में हमारे 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं जो डीएनए के अंदर होते हैं। उनकी यूनिकनेस प्लस जब बच्चे की डेवलपमेंट होने लगती है तो जो उसके चाइल्ड का ब्रेन होता है, 100 बिलियन न्यूरॉन के करीब में हमारे ब्रेन के अंदर में न्यूरॉन होते हैं और 100 बिलियन में एक को मान सकते हो आप, 10,000 कनेक्शन होते हैं उसके अलग अलग। तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में जब बच्चा आता है कि यूनिक प्रिंट लेके आता है और उसकी कुछ इंक्लिनेशंस होती हैं लाइफ के अंदर में कुछ अचीव करने की, वो कुछ कुछ चीज़ों को पाना चाहता है, कुछ को नहीं पाना चाहता। तो जैसे जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो उसके लिए आप एक पर्टिकुलर गेट के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे आपके द्वारपाल खड़े हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर फील्ड में भी जाना चाहते हो, जैसे ये पर्सन लॉयर बनना चाहता था, लॉ स्कूल के अंदर जाना चाहता था, इसके लिए एक पर्टिकुलर गेट था। आपको इवन लॉयर भी बनना है, दूसरे लोगों को भी लॉयर बनना है, फिर भी आपके लिए एक पर्टिकुलर गेट है क्योंकि आप एक यूनिक इंडिविजुअल हो। आपके दिमाग के पैटर्न, आप कैसे सोचते हो, वो सब कुछ यूनिक है और इसके लिए आपके लिए एक यूनिक वे है। कोई कंपटीशन नहीं होता वर्ल्ड में। कंपटीशन होता है बिकॉज हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे से कि हमें इस चीज़ के अंदर जाना है, उस चीज़ के अंदर जाना है। जब एक रैट रेस के अंदर आप हो तब कंपटीशन ही कंपटीशन है। लेकिन अगर हम देखेंगे लाइफ के पैटर्न को, हर बच्चा एक यूनिक होता है और जब वो इन 3 द्वारपालों से अपनी मुसीबतों से लड़ता है उसके बाद में वो कैपेबल बनता है उस डोर से क्रॉस करने के लिए जो सिर्फ उसके लिए बना हुआ है।
या तो आप उससे क्रॉस कर सकते हो या तो बोल सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है इस लॉ स्कूल के अंदर में, और इस लॉ के स्कूल के अंदर में कुछ भी नहीं कर सकता। लॉ स्कूल को आप मान सकते हो कोई भी आप अपना प्रोफेशन, जो भी आप बनना चाहते हो, सिंगर, लॉयर, डांसर बनना चाहते हो, आईएएस करना चाहते हो, या कुछ भी करना चाहते हो। हम सोचेंगे कि यार लॉ स्कूल है तो उसके लिए काफ़ी सारा कंपटीशन होगा, लेकिन हमारे बेसिक पैटर्न के अनुसार में हमें काबिल बनना होता है उस चीज़ के अंदर जाने के लिए, और उसके लिए एक यूनिक मेथड होता है। और ये जो द्वारपाल थे, ये चैलेंजेस हैं हमारी लाइफ के, जो कि बाहर तो हमें एक चैलेंज दिख रहा था, वो तो हमें सामने दिख रहा था, लेकिन जब द्वारपाल उसको डरा रहा था, वो बोल रहा था कि अंदर दो और बड़े बड़े हैं, तो वो मतलब फियर ऑफ अननोन। एक्चुअल में अंदर कोई भी नहीं था, सिर्फ एक ही गेट था, लेकिन वो डरा रहे थे कि यार अंदर और काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग मैन बैठे हों, वो तुम्हें डराएंगे। और अगर आप पहले वाले गेट को क्रॉस कर जाते तो आप आगे निकल जाते, अदरवाइज़ लाइफ पास करती जाएगी और आप ख़त्म हो जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके साथ में हमारा बायोटेक्नोलॉजी। लास्ट वीडियो के अंदर में, लास्ट के कुछ 2-3 मिनट जो थे उसके अंदर में, मतलब हमने वॉइस नहीं आ रही थी, ठीक है, तो उस टाइम मैं इसके बारे में समझा रहा था, क्रोमेटिन के बारे में, मतलब वही चीज़ रिपीट कर रहा था। और रिपीट करने के बाद में कुछ मैंने और चीज़ें बोली हुई हैं जो कि मुझे भी याद नहीं है, मतलब वो कुछ सिलेबस से रिलेटेड नहीं थी, वो मैं ये नहीं पढ़ा रहा था, उसमें जर्नल मैंने चीज़ें बोली होंगी, मतलब कुछ शायद मेमोरी से रिलेटेड ट्रिक हो या कुछ भी, मतलब इससे रिलेटेड नहीं था, सिलेबस से रिलेटेड ट्रिक नहीं था। और उसके बाद मैंने बोला था कि लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और उसके बाद एटलीस्ट 2 लोगों को शेयर कर देना। और उसके अलावा 1-2 बातें और बोली होंगी जो मुझे याद नहीं है, अगर याद आएंगी तो बता दूंगा, अदरवाइज़ मतलब उसमें कुछ पढ़ने लिखने वाला कुछ भी नहीं था, जो लास्ट की 2-3 मिनट थी। और इसके अंदर मैंने आपको समझाया था, ये सेल होता है, ठीक है, सेल के अंदर क्रोमेटिन, मतलब क्रोमेटिन क्या है, डीएनए, ये चाउमीन की तरह पड़ा हुआ है इसमें, ठीक है, और ये नॉर्मल कंडीशन में तो इस तरीके से चाउमीन की तरह होता है, लेकिन जब सेल को डिवाइड करना होता है तो ये बन जाता है हमारा क्रोमोज़ोम। ये क्रोमोज़ोम की फॉर्म ले लेता है, जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे। अब उस क्रोमोज़ोम को अगर खोलेंगे, उस क्रोमोज़ोम को खोलेंगे तो इस तरीके का डीएनए होगा उसमें। और ये मैंने बताया था आपको कि ये जो क्रोमेटिन होती है, ये पैकेज होती है, न्यूक्लियोसोम की फॉर्म के अंदर में पैकेज होती है, ठीक है, तो यही बातें हम डिस्कस कर रहे थे। और उसके बाद मैंने आपको बताया था, उसके बाद ये वाली स्लाइड आई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया। डीएनए डिस्कस कर लिया, उसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया, कंपोजिशन। तो डीएनए क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जाएगा। और उसके बाद उसकी कंपोजिशन क्या है, डीएनए मैंने आपको बताया एक कोड है। कोड क्या होता है, जैसे आप अभी स्क्रीन देख रहे हो, मैंने आपको बताया था कि स्क्रीन, इसके पीछे कोड वर्क कर रहा है, जो प्रोग्रामर है उन्होंने कोड बनाया हुआ है, और वो कोड किसी फॉर्म के अंदर में, जो डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं उनके अंदर उन्होंने कोड बनाया, और हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो एक्चुअल में जो हम देखते हैं वो उस कोड के कारण हम देखते हैं। वैसे ही डीएनए एक कोड है, अगर ये कोड है तो इसको कोई लैंग्वेज भी होगी। जैसे लैंग्वेज, अगर बात करते हैं लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज अपने आप में एक कोड है। अब लैंग्वेज कोई एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब ए का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ सिंबॉलिक है, ठीक है, ए सिंबॉलिक होता है, सिंबोलिज्म ये होती है ह्यूमन की यूनिक कैपेबिलिटी है, जिसके कारण ह्यूमन को ह्यूमन बोला जाता है। सिंबॉलिक एनालिसिस ह्यूमन बीइंग कर सकता है, तो लैंग्वेज भी एक सिंबॉलिक है, सिंबल है लैंग्वेज भी एक, ABCD। तो लैंग्वेज के अंदर में भी आप मान सकते हो लैंग्वेज एक कोड है, जिसके अंदर में 26 अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश के अंदर में, ठीक है, तो ABCD ये कोड है। वैसे ही डीएनए भी एक कोड है, तो डीएनए के अंदर में भी कुछ होना चाहिए, तो डीएनए 4 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, तो 4 अक्षर, 4 अक्षरों से डीएनए मिलकर बना हुआ है। 4 अक्षर हैं, A जो कि T के साथ जुड़ता है, और G जो कि C के साथ जुड़ता है, तो 4 अक्षरों से डीएनए मिलकर बना हुआ है। और उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है, जो हम पीछे देख चुके हैं, ठीक है, ये हमने देखा था, फिर देखा था। अगर ये आपका डीएनए, तो पूरा डीएनए कोड नहीं करता, डीएनए का 2% पोर्शन जो होता है वो कोड करता है। तो मान लो ये पूरी लंबी लाइन लगी हुई है, 3 बिलियन बेस पेयर हैं, और इसको हमने स्ट्रेच किया, और ये फुटबॉल का पूरा ग्राउंड कवर कर रही है, एक लाइन ऐसी फुटबॉल का पूरा ग्राउंड कवर कर रही है, जो कि डीएनए की है, ठीक है, ये लाइन पूरा कवर कर रही है। अब इसके अंदर में ये वाला पोर्शन, अगर ये प्रोटीन बना रहा है तो इसको बोलेंगे हम जीन, अगर ये प्रोटीन बना रहा है इसको बोलेंगे जीन, बीच वाला जो डीएनए है उसको बोलते हैं जंक डीएनए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं बीच में काफ़ी सारा 98% जंक डीएनए है। जंक उसको बोला जाता है ऐसे, बट वो रेगुलेट करता है कौन सी प्रोटीन बनानी चाहिए, कौन सी जीन को स्विच करना है, कौन सी को ऑन करना है, कौन सी को कम्प्लीटली बंद कर देना है, उसको वो देखता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बहुत आगे और डिटेल के अंदर में हम देखेंगे। तो ये हमने देखा था जीन के बारे में। आज हम थोड़ा जीनोम के बारे में देखेंगे, जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में भी देखेंगे, और ये सब चीज़ें कंप्लीट करेंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन माइक्रोबायोम, अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये। इनको एक तो बेसिक है इनका, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इनसे आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। दिमाग इन द सेंस बेसिक अगर समझ आ गया तो बेसिक पैटर्न से सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। पहले हमने देखा डीएनए, अब देख लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। तो जैसा नाम से पता लग रहा है इसमें टेक्नोलॉजी मतलब कुछ बनाया जाएगा, और बायो मतलब लिविंग से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से कुछ बनाया जाएगा, उसको बोलेंगे हम बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लाइव ऑर्गेनिज्म, जिंदा ऑर्गेनिज्म या एंजाइम, एंजाइम क्या उनके प्रोडक्ट मान सकते हो आप, या एंजाइम प्रोटीन, ठीक है, लाइव ऑर्गेनिज्म या उनकी प्रोटीन या उनके जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनको यूज़ करके हम बनाएंगे कोई और प्रोडक्ट। इसको और क्लैरिटी से आगे देखेंगे। जैसे यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो क्या बोलती हैं कि ऐसी कोई भी टेक्निक जिसको यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल सिस्टम और लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करके कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको बोला जाएगा बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब हुआ, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब हुआ यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा ऑर्गेनिज्म का यूज़ करना, या एक बायोलॉजिकल सिस्टम का यूज़ करना, या उनके डेरिवेटिव्स का यूज़ करना, किस चीज़ के लिए, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन हो गए, ह्यूमन बीइंग, प्लांट वगैरह कोई भी हो गए, दूसरा बायोलॉजिकल सिस्टम, तीसरा डेरिवेटिव्स। तो पहला आया लिविंग, ये आगे लिविंग, ये आगे नॉन लिविंग। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करेंगे उस कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे हमें पता है यहाँ पे जीएम क्रॉप्स होती हैं। तो यहाँ पे मान लो ये हमारा सेब का बगीचा है, और इसके अंदर में इस पेड़ की कैपेसिटी है कि मतलब ये एक सीज़न के अंदर में इसमें 100 सेब लगते हैं। आपने इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया ताकि इसमें 200 सेब लगें, ठीक है, तो आपने इसकी जेनेटिकली मॉडिफाई किया ताकि इसमें 200 सेब लगें, इसको क्या बोलेंगे हम, बायोटेक्नोलॉजी, इसको बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी। ऐसे ही हम प्लांट ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो वो आ गया हमारा फर्स्ट, इसके अंदर में यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और बायोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, कोई भी सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम जो कि मतलब खुद के बल के ऊपर जिंदा रह रहा है। जैसे हमारा हार्ट हो गया, हमारा लंग हो गया, एक पर्टिकुलर सेल हो सकता है, अमीबा हो सकता है, पूरी अर्थ को भी बोला जा सकता है एक बायोलॉजिकल सिस्टम है पूरी अर्थ, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन होगी उसको भी बायोलॉजिकल सिस्टम बोला जा सकता है। तो उससे भी अगर कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे हम आपकी स्टेम सेल हम आगे कवर करेंगे, हम आपकी क्या करते हैं, हमने पीछे देखा डायबिटीज़ के अंदर में क्या होता है, ह्यूमन का पैनक्रियास का बीटा सेल वो सीक्रेट करता है इंसुलिन, वो अच्छे से सीक्रेट नहीं होती। या ह्यूमन का लीवर मैंने आपको बताया था कि 500 फंक्शन परफॉर्म करता है ये, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। तो मान लो आपका लीवर ख़राब हो रहा है, तो किसी पर्सन के लीवर को थोड़ा सा काट के उसको भी हम रीजनरेट कर सकते हैं, या लीवर के कुछ सेल लेंगे, उनको डिश के अंदर रखेंगे, उनको ग्रो करेंगे, और थोड़ा बड़ा लीवर बनेगा तो उसको हम दूसरे पर्सन को दे देंगे, वो भी बायोटेक्नोलॉजी हो गया। अगर स्टेम सेल से हमें आपके लिए एक नया हार्ट बनाना है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी हो गया। आपको हार्ट अटैक आता है, अगर आपको हार्ट अटैक आता है, जैसे फर्स्ट टाइम अगर आपको हार्ट अटैक आएगा, तो बेसिक बात क्या होती है, हार्ट के अंदर में भी मसल होती हैं जो कि ब्लड को पंप करती हैं। अगर हार्ट की जो मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, अगर कोई आपकी कोई आर्टरी वगैरह ब्लड कैरी कर रही है, वेरियस ऑर्गन को ब्लड कैरी कर रही है, अगर कोई ऐसी आर्टरी जो कि हार्ट की मसल को ब्लड कैरी कर रही है और उनको ब्लड नहीं मिल पाता, तो हमारे हार्ट के सेल वो डैमेज हो जाते हैं, हार्ट का टिश्यू डैमेज हो जाता है और उससे हार्ट अटैक आता है। तो उसी केस के अंदर में आपके लिए क्या किया जा सकता है, नए सेल बनाए जा सकते हैं, जो हम स्टेम सेल थेरेपी के अंदर देखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने सीखा बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके कोई प्रोडक्ट बनाना, या कोई बायोलॉजिकल सिस्टम को यूज़ करके प्रोडक्ट बनाना, और तीसरा उनका डेरिवेटिव का यूज़ करके प्रोडक्ट बनाना। जैसे काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा बाय प्रोडक्ट होते हैं। कोई बैक्टीरिया है, वो कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट वगैरह छोड़ते रहते हैं। जैसे अगर एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर में एक ग्रुप बैक्टीरिया का, ये दूसरे वाला ग्रुप बैक्टीरिया का, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी। अगर दो ग्रुप हमारे बैक्टीरिया के हैं और एक बैक्टीरिया, अब यहाँ पे तो कंपटीशन होगा, जो फूड वगैरह इनको लेनी है उसके लिए कंपटीशन होगा। तो बैक्टीरिया कई बार ऐसी चीज़ें डेवलप करते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम सीक्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके के इलेक्ट्रोलाइट सीक्रेट करेंगे, मेटाबोलाइट सीक्रेट करेंगे, जो कि उनके लिए तो नॉर्मल होंगे, जैसे मान लो उनके लिए एक्सक्रीशन होगी, वो अपनी बॉडी से निकालेंगे। लेकिन जो दूसरे वाला ग्रुप होगा, जैसे इस केस में बी, उनके लिए वो हार्मफुल होंगे। तो इससे क्या होगा, उनके लिए हार्मफुल हैं, तो वो उनकी डेथ हो जाएगी, और इनके लिए अकेले एक पर्टिकुलर प्लेस के अंदर में खाने पीने के लिए आराम से सामान बच जाएगा। अब ये इनका काम है। लेकिन अब मान लो वो जो बी वाला बैक्टीरिया था, जो बी वाली बैक्टीरिया की कॉलोनी थी, वो ह्यूमन को बीमारी कॉज करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने इस बैक्टीरिया का जो प्रोडक्ट था जो कि इसको रोकने के लिए बनाया गया था, उसको यूज़ करके एंटीबायोटिक बना ली। उन्हीं को एंटीबायोटिक बोलते हैं जो कि हम ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। तो ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है, जो एंटीबायोटिक हम खाते हैं। जैसे पेंसिलिन जो ओल्डेस्ट एंटीबायोटिक है, तो पेंसिलिन वाली मिलती है, एमोक्सिलिन मिलती है, वेरियस काइंड की एंटीबायोटिक हमें देखने को मिलती हैं। वो भी क्या है, डेरिवेटिव है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, कोई बैक्टीरिया वगैरह से ले रहे हैं। तो क्या हुई बायोटेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल सिस्टम और देयर डेरिवेटिव टू गेट अ प्रोडक्ट, उसको बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी।
अब इसका थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो क्या मतलब बायोटेक्नोलॉजी ये रिसेंट साइंस है और कोई 50 साल में 40 साल के अंदर में अभी प्रोड्यूस हुई रिसेंट के अंदर में, या ये काफ़ी बैकग्राउंड से चलती आ रही है। तो उसके लिए हम हिस्ट्री में जाएंगे तो पहले ह्यूमन हंटर गैदरर हुआ करता था। तो मतलब पहले हंटिंग करेगा, कुछ गैदर करेगा, कंद मूल फल फ्रूट वगैरह गैदर करेगा ह्यूमन बीइंग, और फिर आराम से बैठ के उसको खाएगा। तो एग्रीकल्चर वगैरह तो इसको पता नहीं था ये एग्रीकल्चर वगैरह होता है। तो एग्रीकल्चर आया हमारा न्यूलिथिक एज के अंदर में, न्यूलिथिक एज के अंदर में डेवलप होता है एग्रीकल्चर काफ़ी लार्ज स्केल के ऊपर। हंटर गैदर हो तो आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते रहोगे, एग्रीकल्चर आएगा तो सेटल तरीके से बैठ सकते हो। अब हमने क्या डिस्कस किया कि यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल सिस्टम और देयर डेरिवेटिव टू गेट अ प्रोडक्ट, उसको बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी। तो उस केस के अंदर में अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर क्या है, आप यूज़ कर रहे हो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, प्लांट हो या एनिमल हो, आप प्लांट का यूज़ कर रहे हो, उनको इस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हो ताकि आप अपने लिए उनको यूज़ कर सको। अब प्लांट तो पहले से, जैसे मान लो राइस है, तो राइस ऐसा नहीं कि आप ऊपर से आसमान से कूदा राइस, राइस पहले से प्रेजेंट था, इस तरीके की वाइल्ड वेराइटीज़ थी जो कि जंगलों वगैरह में मिलती थी। अब जंगल वगैरह के अंदर मिलेगी तो उनकी अलग क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई जंगली मक्की होती है, जंगली गेहूँ होती है, उनके अपने प्रोडक्ट होते हैं और कई बार वो खाने के लायक नहीं होती, कुछ सड़े गले दाने होते हैं उनके अंदर में, या दाने छोटे होते हैं या काफ़ी ख़राब होती है। तो वैसे ही पहले प्रोडक्ट वैसे मिला करते थे जंगल के अंदर, उन्हीं को जब प्लांट किया गया सिस्टमेटिक तरीके से, एक एरिया के अंदर में काफ़ी सारे को प्लांट किया गया, तो उनको हेल्प मिली एक दूसरे से, पोलिनेशन के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ और उसके अंदर में वो मॉडिफाई हुए। अब वो जंगली से पालतू बने, जिस तरीके से हमने कुत्ते बिल्ले जो भी पाले हुए हैं तो ये भी जंगली हुआ करते थे। जब इनको हमने ट्रांसफॉर्म करके अपने लिए यूटिलाइजेशन इनका स्टार्ट किया, तो हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर में ये भी बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल आता है। ये प्रिमिटिव स्केल के ऊपर बायोटेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर में हम आज की स्केल पे बात करते हैं तो जीएम क्रॉप, हम क्रॉप के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं उनको, उसको भी हम बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, हाइब्रिड क्रॉप हम बनाते हैं, दो क्रॉप्स को मेट करवा देंगे, वो भी हमारा जेनेटिकल, वो हाइब्रिड क्रॉप आएगा, जेनेटिकल नहीं हाइब्रिड आएगा। इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे हम आगे जब हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये समझना है कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ, और एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसके अलावा सेकंड आता है एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर में भी आपने डोमेस्टिकेशन की उनकी, तो वो भी इसके अंदर में आ जाएगा। प्लस जब हम, अगर एक पर्टिकुलर काऊ है तो हम कोशिश करते हैं कि एक सुपीरियर क्वालिटी का बुल उसके साथ में उसको मेट करवाया जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये नेचुरल नहीं है। अगर नेचुरल होता, वो वाइल्ड के अंदर में अपने आप कर रहे होते, वो अलग था। लेकिन जब हम उनका कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, हम एक ऐसा बच्चा पैदा करना चाहते हैं जिसके अंदर में सुपीरियर क्वालिटी की जीन हो, तो हम यूटिलाइज़ करते हैं उसको। ठीक है, हम एक पर्टिकुलर सुपीरियर क्वालिटी का बुल यूज़ करेंगे, तो उस केस के अंदर में वो भी बायोटेक्नोलॉजी आएगी। और प्रेजेंट केस के अंदर में तो आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हो, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, तो वो तो सारी बायोटेक्नोलॉजी में आती हैं। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री भी उसके अंदर में एग्जाम्पल आ जाएगा। उसके अलावा ब्रेड वगैरह बनाना है, आपने ईस्ट का यूज़ किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए, तो उसके अंदर में भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हो आप, और उससे आप ये बाई प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो इसको भी बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। तो हमने समझा बायोटेक्नोलॉजी का मतलब, बियर ब्रेड वगैरह आपने बनाना है तो उसको बनाया जा सकता है, तो ये भी आया बायोटेक्नोलॉजी। ये कुछ शब्द हैं जो कि आप हिंदी में देख सकते हो, लेकिन साइंस के अंदर में आपको हिंदी के अंदर में देखने की वैसे उतनी आवश्यकता नहीं है, आपको इंग्लिश के अंदर में देखना चाहिए, बिकॉज काफ़ी बार शब्द डायरेक्टली यूज़ कर लिए गए होते हैं। यूपीएससी में भी जो क्वेश्चन वगैरह बनते हैं तो वो इंग्लिश में बनाएंगे, उसके बाद ट्रांसलेट करेंगे, तो कई बार उनको समझने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए मैं काफ़ी सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, तो आप सिंपल तरीके से इसी तरीके से इसको कवर कर लो। साइंस जो मेन के पर्सपेक्टिव से आती है उसके अंदर में काफ़ी कम क्वेश्चन होते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन हो जाएंगे हार्डली, तो उसके लिए आप कवर कर सकते हो। जो आप मैगजीन वगैरह अपनी होती है वहाँ से आप उन चीज़ों को देख सकते हो, जैसे स्टेम सेल वगैरह, तो वो न्यूज़ के अंदर होते हैं। अदरवाइज़ आप नॉर्मल इंग्लिश के अंदर में ही टर्म को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वैसे यहाँ से देख सकते हो कुछ टर्म के मीनिंग। अब आता है क्वेश्चन आपके लिए, तो क्वेश्चन आता है, कंसीडर द फॉलोइंग थिंग्स अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट राइट। ठीक है, अब आपको इसके बारे में पता हो तो इन क्वेश्चन के बारे में देखना। कंसीडर द फॉलोइंग थिंग अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट राइट। फर्स्ट है, इसका एम क्या है, इसका एम है टू राइट एंड बिल्ड एन आर्टिफिशियल जीनोम विद सोफिस्टिकेटेड बायो इंजीनियरिंग टूल्स, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है एप्लीकेशन इन डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। थर्ड है द टूल एंड टेक्निक टेक्नोलॉजीज दैट आर गोइंग टू बी डेवलप्ड थ्रू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट राइट विल बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ऑल यूज़ किया गया है। ठीक है, बीमारियों के बारे में लिखा गया है। फोर्थ है हेल्प इन प्रोड्यूसिंग वायरस सिंथेटिकली एंड देन यूज़ फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट। तो 4 ऑप्शन है, आपको फाइंड आउट करना है कौन सा इसमें करेक्ट है। अब इसमें तुक्का वगैरह लगा लो, आप सोच लो थोड़ा बहुत, आंसर इसका बाद में दूंगा मैं। अब आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम आज कवर करने जा रहे हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आप
बेसिक बात यहाँ पे समझो, डीएनए की बात कर ली हमने। डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और मैंने आपको बता दिया डीएनए से फुल ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो ये कि अगर आपको एडवांसमेंट करनी है, साइंस के अंदर एडवांसमेंट करनी है, तो आपको समझना पड़ेगा कौन सी चीज़ कैसे वर्क कर रही है। तो उसी के लिए हमें समझना पड़ेगा 1953 के करीब में डीएनए का मॉडल आता है जो वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था, जिसके अंदर बताया जाता है कि इस तरीके का डीएनए है। अब डीएनए के अंदर में बेस पेयर देख ले कि 3 बिलियन एक साइड है, 3 बिलियन दूसरी साइड है, और वो दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। जैसे ए है वो टी के साथ में जुड़ा होगा, जी सी के साथ में जुड़ा होगा, ठीक है। ए टी के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन इतने डिटेल में मतलब ये काम आता है नीट के, अगर एस्पिरेंट हो आप, उसके अंदर काम आता है कि हाँ ये डबल बॉन्ड से, ये ट्रिपल से, वहाँ पे घुमा फिरा देते हैं इनको आगे पीछे। लेकिन हमारे लिए उतना काम क्या नहीं है डबल ट्रिपल। हमें सिर्फ बेसिक बात समझनी है, काफ़ी सिंपल भाषा के अंदर इसको समझना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने समझा डीएनए, डीएनए के अंदर में 3 बिलियन एक साइड, 3 बिलियन दूसरी साइड, इस तरीके से बना हुआ है। अब जैसा मैंने बताया कि ये कोड है। अब कोड है तो कोड को कैसे समझते हैं? आपने कोड को पूरा ओपन करना है और देखना है कि कैसे आ रहा है। ए टी जी सी, सी सी जी टी, ए टी, इस तरीके से आप कोड देखोगे और 3 बिलियन बार उसको ऐसे देखोगे। उसको बोलते हैं हम जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या किया गया? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर में जीनोम सीक्वेंसिंग की गई। तो डीएनए मॉलिक्यूल देख लिया हमने कि वो क्रोमोजोम के अंदर होते हैं वो, ठीक है। ह्यूमन में 23 पेयर क्रोमोजोम के होते हैं, उसके अंदर में 22 ऑटोजोम होते हैं और 1 सेक्स क्रोमोजोम होता है। सेक्स क्रोमोजोम एंड ऑटोजोम। जब हम बात करते हैं सेक्स क्रोमोजोम सेक्स सेल से रिलेटेड है, और ऑटोजोम हमारे नॉर्मल जो दूसरे वाले फीचर हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब जीनोम क्या होता है? जीनोम कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए होता है जो कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर है। इसका क्या मतलब? मैंने आपको बताया ये हमारे पास में ऑर्गेनिज्म में 50 से 70 ट्रिलियन सेल हैं। ऑर्गेनिज्म के अंदर में 50 से 70 ट्रिलियन सेल हैं। अब हर सेल के अंदर में अपना डीएनए है, हर सेल के अंदर में अपना डीएनए है, और हर सेल के अंदर कितना डीएनए है उसको बोलते हैं हम पूरा जीनोम उसका। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि आपके अंदर में 50 ट्रिलियन जीनोम है, लेकिन जो एक सेल का जीनोम है वही सारे सेल में कॉपी है, मतलब कॉपी है पूरी ये। अब कॉपी क्यों है? क्योंकि एक ही सेल से मिलकर बना हुआ पूरा ऑर्गेनिज्म। पहले तो जाइगोट था ना, एक ही सेल से डिवाइड होके पूरे जितने आपके सेल हैं वो सारे बने हुए। तो एक सेल की कॉपी 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 कॉपी, हर सेल के अंदर में सेम डीएनए होता है आपका, चाहे हार्ट का सेल हो चाहे लीवर का सेल हो। अब वो कैसे प्रोटीन बनाता है उसके ऊपर उससे उसके फीचर वेरी करते हैं, मतलब उसके अंदर में क्या इफेक्ट होता है। इस ब्रांच को बोलते हैं हम एपिजेनेटिक्स। मतलब इसके अंदर में क्या क्या होता है। अगर सेल के अंदर में एक ही प्रकार का डीएनए है, हर सेल में एक ही प्रकार का डीएनए, तो हर सेल एक ही तरीके से क्यों एक्ट नहीं करता? क्योंकि जैसा हमने देखा जो हमारा जंक पीस ऑफ डीएनए था वो रेगुलेट कर रहा है कौन सी जीन एक्टिवेट होगी, कौन सी जीन एक्टिवेट नहीं होगी, कौन से सेल के अंदर में, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं किस लिहाज से? अगर आपको स्टेम सेल के बारे में समझना है तो वो बाद में आएगा, लेकिन अभी समझो जीनोम क्या होता है। जीनोम कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए जो कि हमारे एक सेल के अंदर में प्रेजेंट है, और एक सेल के अंदर में हमारा न्यूक्लियस के अंदर में 3 बिलियन बेस पेयर हैं। 3 बिलियन इस साइड है, 3 बिलियन इस साइड है, ठीक है। तो ये 6 बिलियन हुए, 6 बिलियन टोटल बेसिस मीन्स कोड। 6 बिलियन लेटर हैं इसके अंदर में और 3 बिलियन बेस हैं, क्योंकि एक एक साइड में वो जुड़े हुए हैं। अब जीनोम को जब आपने बोला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो इन्होंने बोला कि हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जीनोम को पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, उसको लिखेंगे कॉपी के अंदर में कि क्या क्या आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉपी के अंदर इस तरीके से लिखेंगे 3 बिलियन बार। अब 3 बिलियन बार लिखने के लिए इन्होंने बोला कि हमें तो अभी तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है उतनी, और ये लिखना भी आपने तो कहीं स्टोर करके रखना है इसको। अब डीएनए ऐसा तो है नहीं कि आप इसको उठाओगे हाथ में और गिनने लगोगे, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। तो उसके लिए काफ़ी समय लगा। तो हमने देख लिया डीएनए, उसके 4 लेटर, 4 अक्षरों को पढ़ना है इसके अंदर में, ठीक है। जैसे 2.5 अक्षर प्रेम के, वैसे ही इसके अंदर में 4 अक्षरों को हमें पढ़ना है। अब इसके अंदर में क्या था, और अगर आपने एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जीनोम को सीक्वेंस करना है, इन्होंने बोला हम एक इंडिविजुअल के जीनोम को सीक्वेंस करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर में, ठीक है। कब स्टार्ट किया गया? इन्होंने बोला 1984 के अंदर बोला गया कि हम स्टार्ट करेंगे इसको। अब उसको 1990 के अंदर इन्होंने बोला कि अब स्टार्ट कर दिया हमने, और ये 15 साल का प्रोजेक्ट होगा, और एक जीनोम को सीक्वेंस करेंगे, 3 बिलियन बार लिखेंगे उसको, और उसके लिए इनके द्वारा इनका कॉस्ट लगा $3 बिलियन, मतलब लगभग वो 21,000 करोड़ रुपीज़। एक जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए, एक इंडिविजुअल के जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए इतने पैसे लगेंगे, और इसके लिए 15 साल लग गए। फर्स्ट टाइम जब हमने करना था इतने लग गए, ठीक है। 2003 के अंदर कंप्लीट हुआ, वैसे ये 2006 के अंदर कंप्लीट हुआ था। क्रोमोजोम नंबर 1 रह चुका था, जो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन जैसा मैंने बताया छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती।
तो यहाँ पे सिर्फ ये समझना है 2003 में ये ख़त्म हो गया प्रोजेक्ट, और चलाया था यूएस गवर्नमेंट के द्वारा चलाया था। अब सिर्फ यूएस गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं थी, उन्होंने स्टार्ट किया था, उन्होंने बोला हम फंड भी करेंगे, लेकिन अब जीनोम को ऐसा नहीं कि वो अकेले सीक्वेंस कर लेंगे। तो इसमें हमारे पास में 4-5 कंट्रीज़ थी, नाम पता होने की ज़रूरत नहीं है वैसे, चाइना भी इसके अंदर था, जर्मनी था, कनाडा था, ये कंट्रीज थी। इन्होंने थोड़े थोड़ा डीएनए सीक्वेंस करके सब कुछ कोलैबोरेट करके बनाया। अब पूरा जो कोड है उसको सीक्वेंस कर देंगे। अब जैसे मान लो हम अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसके बैकग्राउंड में कोड वर्क कर रहा है। अगर इस कोड को किसी ने ब्रेक कर लिया, क्रैक कर लिया, तो क्या होगा, वो इस कोड का यूज़ करके कुछ और भी बना सकता है, और इस कोड के अंदर में अगर कोई फॉल्ट है तो उसके अंदर वायरस इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो ये बेसिक बात है। वैसे ह्यूमन जीनोम का अगर आपने डिकोड कर लिया तो क्या आप उसको यूज़ करके, अब आपको ये तो पता है, जैसे मान लो आपको पता है ATGC CCG TT, इस तरीके से आपने पूरा कोड बना लिया और आपने देख लिया कि ATGC कोड कर रहे हैं इंसुलिन के लिए। इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये इसके लिए कोड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अपने आप ATGC बना लेते हो तो वो इंसुलिन बनाएगा और उसके लिए ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशनरी आइडिया इसको बोला जा सकता है। ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर में काफ़ी बड़ा आइडिया था ये। और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो उस समय इसकी कंप्लीशन के ऊपर में बिल क्लिंटन के द्वारा बोला गया कि हमने आज वो अचीव कर लिया, हमने उस लैंग्वेज को डेसिफर कर लिया जिसके अंदर में गॉड ने हमें प्रोग्राम किया हुआ है। तो इन्होंने बोला गॉड ने हमें इस लैंग्वेज में प्रोग्राम किया, हमने उसको डेसिफर कर लिया। इसका मतलब ये था, वो काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्ट थे कि इससे इस तरीके की अपॉर्चुनिटी ओपन होंगी हेल्थ वगैरह के अंदर में कि हम कुछ भी बना लेंगे। अगर इसको डेसिफर कर लिया तो आप कुछ भी बना लोगे, आप ऑर्गेनिज्म बना सकते हो नया आपने बनाना हो तो। जैसे आप जो साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखते हो तो उसके अंदर में आप ऑर्गेनिज्म बना लो, लंग कुछ भी बना लो। लेकिन ये मतलब अभी हम काफ़ी बेबी स्टेज के ऊपर हैं, ये इन्होंने डेसिफर किया, लेकिन इसके बाद हमें पता चला कि थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है ये, उसको और स्टडी करना पड़ेगा। तो अभी भी हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो 15 साल लगा दिए हमने जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए। हमारा काम था इसमें कि हमें सभी जीन को आइडेंटिफाई करना है। ये मैं फिर आपको बता दूं, ये सेल है ह्यूमन का, ठीक है, 70 ट्रिलियन सेल, 50 से 70, हर सेल के अंदर अपना अपना जीनोम है। एक सेल करोगे तो सारे सेल एक ही बराबर होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट है। यहाँ पे आपने न्यूक्लियस से डीएनए निकाल के 3 बिलियन बेस पेयर को डेसिफर करना है। अब मैंने बताया जो बेस पेयर हैं आपके, उन्हीं को जोड़ के क्या बनता है, जीन पर्टिकुलर पार्ट होता है। जैसे ये आपके पास है तो ये पर्टिकुलर यहाँ पे जीन हो सकती है प्रेजेंट, मतलब कोई भी लोकेशन हो सकती है, वो हमें ढूंढनी है कि कहाँ पे प्रेजेंट है वो, ठीक है। और बीच में काफ़ी सारा जंक डीएनए होता है जो कि कोडिंग नहीं करता, जो प्रोटीन नहीं बनाता। तो ये चीज़ें देख चुके हैं। अगर इनको मतलब इनको एक बार थोड़ा रट्टा मार लेना जीन क्या होती है और पीछे जो भी डिस्कस किया हुआ है तो आपको समझ आ जाएगा। ये आइडेंटिफाई करेंगे सभी जीन को ह्यूमन डीएनए के अंदर में, ये इन्होंने बोला। फिजिकल मैप बनाएंगे कहाँ पे प्रेजेंट है, अगर इतना बड़ा ये है तो यहाँ पे कौन सी जीन है, यहाँ पे कौन सी जीन है, यहाँ पे कौन सी जीन है। अगर पता होगा तो मान लो यहाँ पे डिफेक्ट है तो यहीं पे आप जाके क्या करोगे, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी अगर आपने सुना हो तो वो उसी एरिया को जाके टारगेट करेगी, उसको काटेगी और उसके अंदर में चेंजेस करेगी। तो वो इनका मेन काम था। और हम फाइंड आउट करेंगे फंक्शन ऑफ जीन क्या करती है, प्रोटीन बनाती है, और प्रोटीन फिर पूरी बॉडी को बिल्डअप करती है। तो हमें फंक्शन ऑफ प्रोटीन जीन भी देखना है। अगर फंक्शन पता है तो हमें पता है कोई पर्टिकुलर जीन इंसुलिन के लिए कोड कर रही है, जो कि इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है। अगर इंसुलिन की कमी रिस्पॉन्सिबल है डायबिटीज़ के लिए, अगर इंसुलिन की कमी है तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जीन इस लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट है और इसमें डिफेक्ट है, तो हम उस जीन को निकाल के नई वाली जीन डाल देंगे, ठीक है। तभी भी इन्होंने बोला कि जिस लैंग्वेज के अंदर में गॉड ने हमें बनाया हुआ है वो लैंग्वेज इन्होंने फाइंड आउट की। अब इसमें 3 बिलियन बेस पेयर, इनको हम देखेंगे, लाइन बाई लाइन लगाएंगे और स्टोरेज के लिए देखेंगे। अब ऐसा नहीं कि आप इनको ऐसे स्टोर करके कॉपी में लिख के स्टोर करोगे, कैसे स्टोर करना है, जब इनको बाद में यूटिलाइज भी तो करना है, उसके लिए सिस्टम बनाएंगे, पब्लिक डाटाबेस बनाएंगे और टूल बनाएंगे जिससे कि एनालिसिस कर सके। इतना सारा डाटा अगर आपने रख लिया, उसको एनालाइज कैसे करोगे, उसके लिए टूल्स बनाओगे। जैसे मान लो फ्यूचर के अंदर में, अभी तो हमने मतलब मान सकते हो आपकी 1-2 करोड़ के करीब में लोगों के डीएनए को सीक्वेंस कर लिया है, तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाएगा, वो सब चीज़ें मतलब उसके लिए टूल वगैरह बनाए इन्होंने। तो ये था फर्स्ट टाइम तो लग गए हमें 15 साल, अब तो कुछ दिनों के अंदर में बन जाती है बात, ठीक है। और फर्स्ट को बनाने के लिए लग गए 3 बिलियन रुपीज़ लग गए, 3 बिलियन डॉलर लगे, मतलब 21,000 रुपये, 21,000 करोड़ रुपए लग गए एक जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए। और एप्लीकेशन क्या है इसकी, होना एक्चुअल में क्या चाहिए, मतलब हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, हम ये अचीव करना चाह रहे हैं, ये डॉक्टर, आपके डॉक्टर की दुकान है या हॉस्पिटल है, ये यहाँ पे आप हो, हम क्या करते हैं प्रेजेंट डे के अंदर में, हम जाते हैं बुखार जुकाम वगैरह, या हमें कैंसर है, कोई बीमारी है, तो हम जाते हैं, वो सिम्टम वगैरह देखता है, बाहर से सिम्टम वगैरह देखता है कि हाँ ये हो सकता है, वो हो सकता है, मतलब गैस करता है और आपको दवाई दे देता है। आपको बुखार के लिए दवाई दे दी, या आपको जैसे मच्छर वगैरह होते हैं, डेंगू मच्छर वगैरह, मलेरिया, इनके लिए आपको दवाई दे दी। फ्यूचर के अंदर क्या हो सकता है, आप यहाँ पे गए,
आपका यहाँ पे ब्लड सैंपल लिया या कुछ भी लिया जिससे आपका सेल आपकी स्किन से थोड़ा स्क्रैच मारा, उसको सीक्वेंस किया, उसने 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के अंदर उसने लिखा हुआ कि अब भाई साहब आपको डायबिटीज़ होने के 2 साल के अंदर डायबिटीज़ होने की आपको लगभग 100% चांसेस हैं, क्योंकि आपकी इस जीन के अंदर डिफेक्ट है। और आपको कैंसर होने के, एक स्किन कैंसर होने के आपको 10 साल के अंदर में चांसेस हैं कि 4% आपको कैंसर हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, अपना लाइफस्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो। या वो क्या बोलेगा, जैसे कोरोना वायरस है रिसेंट के अंदर में, तो हम जाके ह्यूमन के जीनोम को सीक्वेंस कर, अभी ये तो मतलब कर रहे हैं, सीक्वेंस किया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर में, अभी एडवांसमेंट हो रही है। मैं ये बता रहा हूँ कि मान लो 30-40 साल के अंदर क्या हो सकता है। तो आप जाओगे डायरेक्टली वहाँ पे सीक्वेंस करेगा वो उसको, आपको जिस तरीके से वैक्सीन वगैरह बनती हैं आजकल, वैसे वैक्सीन ना बना के वो आपके जीनोम के अंदर ही चेंज कर देगा, डीएनए में ही चेंज कर देगा, कोई वायरस आपके ऊपर अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो वो भी किया जा सकता है इसके अंदर में। मतलब ये काफ़ी प्रॉमिसिंग फील्ड है, इससे आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो आदमी को। जैसे आपने बोला कि मुझे एक पर्सन चाहिए और उस पर्सन की ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए और इसको मैन्युफैक्चर करो, तो इनके पास में तो डीएनए है, डीएनए के अंदर में बेस पेयर है, इनको पता है कौन से बेस पेयर को कहाँ से जोड़ने से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, तो वैसे उसको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। तो 2001 के अंदर में $100 मिलियन के करीब में कॉस्ट था, अब ये जाके $1000 के करीब तक पहुँच गया कॉस्ट, मतलब इतना सस्ता हो गया ये, ठीक है। तो इसको यूटिलाइज़ किया जाता है, वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाता है, इंडिया में तो गिने चुने और लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते, अवेयरनेस भी नहीं होती। लेकिन ये काफ़ी आगे देखेंगे इसके मतलब क्या क्या कर सकती है ये। हमने फाइंड क्या किया, 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास, जो मैंने बताया बेस पेयर हैं या लेटर हैं या कोड हैं जो भी है। 30,000 जीन है, 20 से 30,000 आप इसको मानोगे, लेकिन क्योंकि जीन की जो डेफिनेशन है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद है, ठीक है, उसके ज़्यादा एग्रीमेंट नहीं है, उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट है। तो जीन अगर कहीं पे लिखा होगा किसी सोर्स में 20,000 जीन है तो मान लो ठीक है 20,000 हैं, कहीं पे लिखा होगा 25,000 हैं, 30 हैं, तो मान लो कि वो सारे ठीक बोल रहे हैं, मतलब उसमें कोई भी झूठ नहीं बोल रहा। और जैसे मैंने बताया 3 बिलियन तो हैं ये, लेकिन इन 30,000 के लिए कौन कौन कितने कितने बेस पेयर कोड कर रहे हैं, जैसे ATGC, इससे एक जीन बन जाएगा, तो एवरेज 3,000 बेस इकट्ठा हैं एक जीन के अंदर में, मतलब ऐसे ATGC 3,000 बार लिखा होगा। और अगर इसमें सबसे बड़ी जीन देखेंगे तो उसके अंदर 2.5 मिलियन बेस पेयर हैं, वो इतनी लंबी होगी, इतनी बड़ी जीन होगी वो, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट किया और इसमें देखा है सिर्फ 3% DNA कोड कर रहा है, इसमें भी 2% आगे पीछे हो सकता है, तो 2 या 3% वो कोड करता है सिर्फ प्रोटीन बनाने के लिए। प्रोटीन यहाँ पे लिखा है अमीनो एसिड से मिलके बनती है प्रोटीन, तो वो कोड कर रहा है प्रोटीन बनाने के लिए। बाकी जो है वो जंक DNA है, लेकिन वो जंक नहीं है एक्चुअल में, वो यूज़ कर रहे हैं हम उसका, लेकिन उसके बारे में हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी प्राप्त करनी है। और काफ़ी सारी अराउंड 50% हमारी जीन है, उनके फंक्शन हमें अननोन है, अभी तो ये थोड़ी और डिक्रीज़ हो गई हैं, लेकिन इनके फंक्शन हमें पता नहीं एक्चुअल में ये क्या कर रही हैं, कौन सी जीन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हमने पता किया। अब क्वेश्चन आता है आपके पास में यहाँ पे, इंडिया वॉज नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रीड। इस प्रोजेक्ट को जो हमने देखा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसको बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रीड, तो इंडिया इसका पार्ट नहीं था। अब ये क्वेश्चन आया। सेकेंड आता है नेचुरली अकरिंग ह्यूमन जीन आर नॉट एन इन्वेंशन एंड देयरफॉर कैन नॉट बी पेटेंटेड, बट सिंथेटिक DNA कैन बी पेटेंटेड। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो आप गैस कर सकते हो, लगा लो कोई भी। बोथ आर करेक्ट, ओनली 2 इज़ करेक्ट, ओनली 1 इज़ करेक्ट, 1 आउट ऑफ 2 ऑप्शन इज़ नॉट राइट। तो ये जो होता है नॉट राइट का मतलब क्या हुआ, इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट इसको समझना, UPSC भी इस तरीके से डालती है कि नॉट करेक्ट, तो मतलब कंफ्यूज करती है। तो आपको समझना है कि 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब इसमें आप तुक्का लगा लो, फिर मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। तो ये आता आंसर इसका दोनों करेक्ट हैं। इंडिया पार्ट नहीं था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रीड का, तो ये भी फैक्ट आपको पूछ सकते हैं। और यहाँ पे सेकंड है कि नेचुरली जो ह्यूमन जीन होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसको ओपन कर दिया, सब लोगों के लिए ओपन कर दिया, जो डाटा वगैरह लिया था ओपन रिसोर्स की तरह उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि सब लोग यूज़ कर लो, क्योंकि उसके अंदर में तो ह्यूमन की बेसिक जो जीन थी उन्हीं को इन्होंने डेसिफर किया था, तो उसको पेटेंट नहीं करवा सकते। अगर पेटेंट करवा देते तो प्रॉब्लम होगी। जैसे मान लो इंसुलिन की कोई जीन है आपकी बॉडी के अंदर, मैंने उसको पेटेंट करवा लिया, तो अब आप अपनी इंसुलिन वाली जीन को यूज़ नहीं कर पाओगे, तो ये काम नहीं होता। नेचुरली जो हमारे पास जीन है वो पेटेंट नहीं होंगी, इसीलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पेटेंट नहीं कर दिया कि ये किसी का पेटेंट है। लेकिन अगर आप खुद DNA बनाओगे, जैसे मैंने बताया DNA एक कोड है, अगर कोड आपने डेसिफर कर लिया तो आप फिर उस कोड का यूज़ करके कुछ भी बनाओ। जैसे जो कोडर कोडिंग वगैरह जानते हैं वो कोडिंग से डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उन्होंने अगर यूट्यूब बनाना है वो यूट्यूब भी बना लेंगे, पावर पॉइंट बना लेंगे। वैसे ही आप अगर आपको बेसिक कोडिंग की लैंग्वेज पता है तो आप फिर काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हो। फिर आए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट राइट। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2003 के अंदर में ख़त्म हो गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रीड वो तो ख़त्म हो गया। अब इन्होंने क्या बोला कि हमने पढ़ तो लिया, एक बार हमने जीनोम को पढ़ लिया, अब क्या करेंगे, हम खुद बनाएंगे एक जीनोम,
खुद कैसे, मतलब जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपको लैंग्वेज पता लग गई तो आप खुद बना लोगे। तो आर्टिफिशियली हम ह्यूमन जीनोम क्रिएट करेंगे। इसको बोला गया इनके द्वारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, राइट। ठीक है, और 2016 में ये स्टार्ट हुआ। किसके द्वारा शुरू किया गया वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार्ट किया गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंजीनियरिंग बायोलॉजी, अमेरिका की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। अब इसके क्या यूज़ होंगे, वो सेम होंगे। जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या यूज़ होंगे, सेम होंगे। जीनोम सीक्वेंसिंग के क्या यूज़ होंगे, सेम। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट राइट के क्या यूज़ होंगे, सेम। आगे मैं 2-3 चीज़ें और करवाऊंगा, उनके भी सेम। क्यों सेम, क्योंकि ये एक ही चीज़ है, ये भी एक ही चीज़ है, वो भी एक ही चीज़ है, ये जीनोम सीक्वेंसिंग है सारी, बस नाम इनके डिफरेंट है प्रोजेक्ट के। अब आते हैं ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं जो कि न्यूज़ के अंदर थे अभी 2020 के अंदर में, 19 के अंदर में। तो ये अभी मैं आपको 2 साल के करंट अफेयर भी कवर करवा दूंगा साथ में। तो जो जो चीज़ें मैच कर रही हैं वहीं पर उनको इंक्लूड कर दूंगा। जैसे जीनोम एशिया 1000 इनिशिएटिव। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर के अंदर में हम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर की शॉप है, आप जाते हो, आपके जीनोम को सीक्वेंस करता है, 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट आती है, वो आपको बता देता है कौन कौन सी बीमारियाँ आपको हो सकती हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। वो आपको बता देगा आपका दिमाग कितना डेवलप होगा। जैसे आप अपने बच्चे का टेस्ट करवाने जाते हो तो बीमारियां आपको बता देगा सारी, कौन कौन सी बीमारियां आपके बच्चे को हो सकती हैं, कौन सी नहीं हो सकती, फ्यूचर में कितने चांसेस हैं इसके, मोटापे के कितने चांसेस हैं इस बच्चे के अंदर में, डायबिटीज़ के कितने चांसेस हैं, कैंसर के कितने चांसेस हैं इस बच्चे के अंदर में। या वो इवन ये भी बता सकता है कि ये बच्चा कितना ससेप्टिबल होगा, वेरियस कोल्ड वगैरह बीमारियाँ वगैरह उनसे कितना ससेप्टिबल होगा, वो सब चीज़ें बताई जा सकती हैं। तो आप वहाँ पे गए, आपने अपना जीनोम, जिस तरीके से कोरोना वायरस है तो आपने अपने जीनोम को इस तरीके से चेंज करवा लिया कि वायरस आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। ये फ्यूचर के अंदर में 50-60 सालों के अंदर ये सब चीज़ें हो सकती हैं, या 20-30 में भी हो सकती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उसके लिए, एक तो प्राइस जो है वो डिक्रीज़ होना चाहिए, दूसरा जितनी भी हमारे पास पॉपुलेशन है उनका डीएनए है वो सीक्वेंस तो होना चाहिए, उनका जीनोम सीक्वेंस तो होना चाहिए। ठीक है, अब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो तो काफ़ी अमीर हैं, वो तो अपना जीनोम सीक्वेंस कर रही हैं, उन्होंने मतलब काफ़ी युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। लेकिन एशिया के अंदर में गरीब गरीब कंट्रीज़ हैं। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया तो मतलब जिस टाइम ये स्टार्ट किया गया था 1990 में, इंडिया तो कंगाल हो चुका था, तो इंडिया ने पार्टिसिपेट इसमें नहीं किया, तो इंडिया रह गया इससे। अब इंडिया को अपने डीएनए वगैरह भी सीक्वेंस करवाने हैं। तो इस केस के अंदर में एशिया इससे पीछे ना रह जाए, एक नॉन प्रॉफिट कंसोर्टियम, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर और ज़्यादा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ग्रुप है। उन्होंने बोला जीनोम एशिया 100 के प्रोजेक्ट चलाएंगे, मतलब एशिया के अंदर में जीनोम सीक्वेंस करेंगे 1 लाख लोगों का एशिया के अंदर में। क्योंकि अमेरिका में जो सीक्वेंस करेंगे वो तो अमेरिकन है, उनका अपना जीनोम, मतलब जीनोम में चेंजेस होते हैं। जैसे वो कॉकेशियन पॉपुलेशन है, कॉकेशियन पॉपुलेशन डिफरेंट होगी। इंडिया की जो पॉपुलेशन होगी, इंडिया के अंदर मोंगोलाइड पॉपुलेशन भी है। अब एशिया के अंदर में अलग अलग वेराइटी हमें देखने को मिलती हैं, उनके हमें अलग अलग वेराइटीज़ देखनी पड़ेंगी, उनके जीनोम में क्या क्या चेंजेस हैं वो देखने पड़ेंगे। अगर आप यूरोप के अंदर हो तो आपका जीनोम किस तरीके से अडेप्टेड है उस कंडीशन को, वो भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो उसी के कारण, उसी से हम क्या कर सकते हैं, प्रिसाइजली फाइंड आउट कर सकते हैं किस एरिया के लोग क्या कौन कौन सी चीज़ों के लिए, बीमारियों के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हो सकते हैं, या उनमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, या उनके अंदर क्या स्पेशलिटीज़ हैं। तो उस सब के लिए एशिया के अंदर में क्या करेंगे, 1 लाख इंडिविजुअल का जीनोम सीक्वेंस करेंगे, ये इन्होंने बोला। और ये कंसोर्टियम है, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो जुड़ी हुई हैं। तो इंडिया से बेंगलोर के अंदर में हमारी मेड जीनोम ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसके साथ में जुड़ी हुई है, वो भी करेगी। तो कुछ लोग इंडिया से लेंगे, चाइना से लेंगे, बांग्लादेश से लेंगे, पाकिस्तान से, श्रीलंका से लेंगे, और उनका डीएनए सीक्वेंस करेंगे। अब बात आती है इंडिया की। यूएस ने तो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उसके अंदर में 4-5 कंट्री थी, उन्होंने तो अपना जीनोम एक सीक्वेंस किया, उसके बाद उन्होंने स्केल अप की टेक्नोलॉजी और लाखों लोगों का जीनोम सीक्वेंस करना शुरू कर दिया। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन अपनी यूनिकनेस है, इंडिया के अंदर में लगभग हमारे पास में 5,000 के करीब में यूनिक तरीके के इथनिसिटी के लोग मिलेंगे, अलग अलग तरीके के देखने वाले। नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट के अंदर, वेस्ट के अंदर में, अलग अलग कास्ट के अंदर में चेंजेस हमें देखने को मिलेगी, जीनोम वेरिएशन देखने को मिलेगी। तो इंडिया के लिए अब यूएस का डाटा तो काम नहीं आने वाला। और फ्यूचर के अंदर जैसा मैंने बताया, अगर इस तरीके के हॉस्पिटल आपको खोलने हैं, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, तो आपको इनको खोलने के लिए अपना डाटा होना चाहिए। आपको बेसिक बात तो ये होगी कि अगर आपके पास में 100 करोड़ लोग हैं तो 100 करोड़ लोगों का जीनोम सीक्वेंस होना चाहिए। उसको डाल दिया बॉक्स के अंदर में, बॉक्स इन द सेंस आपके लिए हेल्थ ऐप जो बनाई हुई है, डिजिटल डाटाबेस के अंदर डाल दिया, आपका जीनोम भी डॉक्टर के पास अवेलेबल है। ठीक है, और उसके अलावा जो अदर टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं जिनके अंदर टेस्ट वगैरह आपकी, जैसे हमारे पास में वियरिंग ब्रेसलेट होते हैं जो हार्ट रेट वगैरह आपका उसको नोटिस कर लेते हैं, फिर डायबिटीज़ वगैरह चेक किया जा सकता है वेरिया। तो जब डिवाइसेज इतनी
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपको डॉक्टर के पास में जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। डॉक्टर के पास में डिटेल होगी, आपका जीनोम डॉक्टर के पास है, आपका हेल्थ रिकॉर्ड डॉक्टर के पास है, वो बोलेगा आप इस मशीन से ये टेस्ट करवा लो, आपके पास में मशीन है, आपने उससे टेस्ट करवा लिया, ठीक है। तो वो आपको डॉक्टर के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप मान सकते हो कि मतलब अगर आपने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में बीमारी को टैकल करना है तो उसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया इस चीज़ से काफ़ी पीछे रह रहा था। चाइना ने, जैसे मैंने बोला कि चाइना ने पार्टिसिपेट किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, तो उन्होंने 2004 से लेके 8 तक लगभग 50 लाख लोगों का जीनोम सीक्वेंस कर लिया अपने रिसर्च वगैरह के अंदर में। लगभग 50 लाख लोगों का जीनोम सीक्वेंस कर लिया। 50 लाख, आई थिंक 5 लाख होगा, 5 लाख या 50 लाख जो भी है, काफ़ी ज़्यादा नंबर था मतलब उनका कि उतना सीक्वेंस कर लिया। तो हमें भी मतलब उसमें स्पीड अप करना है, हमें भी कुछ करना था। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया, 20 इंस्टीट्यूट को इकट्ठा किया। उन्होंने बोला हम लगभग 10,000 लोगों का जीनोम सीक्वेंस करेंगे इंडिया के अंदर में, और इनमें से एक इंस्टीट्यूट होगा जो कि मतलब लीड करेगा इनको, जो कि पूरा डाटा कलेक्ट करेगा, उसको बोलेंगे सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च। ये इन सब डाटा को इकट्ठा करके लेके आएगा और 10,000 लोगों का जीनोम सीक्वेंस करेंगे। अब इसके लिए इनके द्वारा मतलब एक पायलट बेसिस पे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, CSIR के द्वारा बोला गया। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर आता है, ठीक है, और CSIR भी इन्हीं के अंदर आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर आएगी। तो ध्यान रखना, CSIR ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम था इंडिजीन प्रोजेक्ट, जो कि अब खत्म हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन आपको आ सकता था कि इंडिजीन प्रोजेक्ट समटाइम्स इन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वहाँ पे आपको बताना था कि जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड है ये, ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड है। और इसके क्या मतलब एप्लीकेशन होंगी, सेम एप्लीकेशन जो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की थी, सेम एप्लीकेशन जो कि जीनोम सीक्वेंसिंग की थी, ठीक है। तो इसके अंदर में इन्होंने 1000 लोगों का इंडिविजुअल का जीनोम को सीक्वेंस किया। इसके अंदर में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते थे, आम आदमियों जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे उनको इन्होंने इसके अंदर में लिया था। तो ये इन्होंने काम करवा दिया। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसका, सिग्निफिकेंस ये है कि जो भी आज तक मतलब जितने जीनोम को सीक्वेंस किया गया हमारी वेस्टर्न कंट्री में, वो कॉकेशियन रेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वो उनकी रेस भी डिफरेंट है, उनमें थोड़े बहुत जेनेटिक वेरिएशन भी होंगी, वो देखने में भी डिफरेंट है, ठीक है। तो और वो मोस्टली अर्बन एरिया के अंदर में की गई सैम्पलिंग, ये जो चीज़ सब चीज़ें की गई। तो इंडिया को भी अपनी सैम्पलिंग करनी है, और इंडिया में लार्ज स्केल जीनोम डाटा है, क्योंकि इंडिया के अंदर में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। हमारे पास में ऐसी ट्राइब भी होंगी जो कि 50-50 हज़ार साल बैक जी रही हैं, जैसे अंडमान निकोबार के अंदर में, वो तो मतलब 10-20 हज़ार तो बैकवर्ड ही जी रही हैं। जो टेक्नोलॉजी वगैरह वो उन्होंने देखी, वो अलग एक तरीके से अनटच्ड हैं, तो उनका जीनोम अलग होगा। तो वो हमने देखना है, प्लस हमें अपनी कैपेसिटी डेवलप करनी है ताकि हम लार्ज स्केल पे ये काम कर सकें। इवेंचुअली हमें सब लोगों को कवर करना है इससे, ठीक है। और इससे हम स्टडी कर सकते हैं वेरियस टाइप ऑफ डिजीज़ वगैरह, जीनोम को स्टडी करके वेरियस टाइप ऑफ डिजीज़, हमारी पॉपुलेशन में कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। आपके जीनोम के अंदर में कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जिसके कारण आप किसी बीमारी के प्रति रजिस्टेंट हों, ठीक है। और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करेंगे इवोल्यूशन की। जब जीनोम को आप समझते हो तो बेसिक बात है, एक ही एंसेस्टर से आए हुए हैं सारे, मोर, कुत्ता, बिल्ला, आदमी, एंसेस्टर एक ही है इनका। तो एंसेस्टर एक था, उसमें जीनोम के अंदर एडिशन होते गए, डिलीशन होते गए, चेंजेस होते गए, उससे काफ़ी सारी चीज़ें बन गई। इसीलिए हम आप देखते होंगे कि कभी चीते का जीनोम सीक्वेंस किया, कभी मोर का कर लिया। हम देखना चाह रहे हैं, हम कंबाइन करेंगे कौन सी जीन मिसिंग है, कौन सी उसमें नई चीज़ है, ताकि हम बाद में अगर मान लो मोर की जीन लेनी है, आपको पंख लाने हैं अपने लिए, पंख यूज़ करने हैं। फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो जाती है, आपको मोर की तरह बड़े बड़े सुंदर सुंदर पंख लगाने हैं अपने लिए और उड़ना है, तो वो भी आप फ्यूचर के अंदर में हो सकता है, देख लो, ठीक है। और प्रिडिक्टिव और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, प्रिडिक्टिव के अंदर में जैसा मैंने बोला, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो 10 साल बाद आपको कैंसर हो सकता है या नहीं। और प्रिवेंटिव, अगर आपको प्रिडिक्ट कर लिया तो आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर लोगे। ओके, तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन ह्यूमन माइक्रोबायोम। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आर्चिया, फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज। अब इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है कि ऑल आर प्रेजेंट, एक्सेप्ट 5 ऑल आर प्रेजेंट, नन ऑफ दम आर प्रेजेंट इन साइड ह्यूमन बॉडी बट आर एट आउटसाइड, और लास्ट ऑप्शन है इसके अंदर में ओनली 1 to 4 आर करेक्ट। तो ये माइक्रोबायोम क्या चीज़ होती है, माइक्रोबायोम का मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। आपकी बॉडी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये होते हैं जो 5 हमने ऑप्शन यहाँ पे बताए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्रोटोजोन वगैरह भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन रहता है, वो आ गया माइक्रोबायोम। तो अब आपको बताना है आपकी बॉडी में कौन कौन रहता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ एडवांटेज ऑफ ह्यूमन माइक्रोबायोम। मतलब आपकी बॉडी ह्यूमन माइक्रोबायोम को स्टडी करने की क्या क्या एडवांटेज हो सकती हैं आपको। पहले समझ लेते हैं ह्यूमन माइक्रोबायोम क्या होता है, उसके बाद में इसको देखते हैं, ठीक है। ह्यूमन माइक्रोबायोम क्या होता है, कोलेक्टिव जीनोम, जीनोम मैंने आपको बता दिया, अब इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो कोलेक्टिव जीनोम सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर रह रहे हैं, उनका कोलेक्टिव जीनोम, उसको हमने देखना है।
उसको बोलेंगे ह्यूमन माइक्रोबायोम। तो कौन कौन रहता है आपकी बॉडी में? बैक्टीरिया, आर्चिया, फंजाई, प्रोटिस्ट, वायरस। तो इसका क्या होगा? सभी करेक्ट होंगे उसके, ऑल आर प्रेजेंट आपकी बॉडी में। और भी बताएंगे प्रोटोजोआ, वो सब प्रेजेंट है आपकी बॉडी में। तो अब प्रेजेंट होने का क्या मतलब आ रहा है यहाँ पे? प्रेजेंट होने का मतलब आ रहा है आपकी बॉडी, अगर आपको 50-70 ट्रिलियन सेल आपकी बॉडी के अंदर हैं तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। तो आप किस चीज़ को आप बोलते हो, हम किस चीज़ को हम बोलते हैं, मतलब वो कन्फ्यूज़न है काफ़ी ज़्यादा। और कुछ साइंटिस्ट तो बोलते हैं कि क्या हम एक पर्सन जो इंडिविजुअल बोलते हैं, क्या हम इंडिविजुअल हैं या हम कम्युनिटी हैं, बिकॉज इतने सारे ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है। मतलब आप एक आदमी नहीं हो या एक औरत नहीं हो, एक लड़की नहीं हो, आप क्या हो? इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं हमारे पास में, ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का समूह हो। तो ये मतलब काफ़ी शॉकिंग बात है। आपके गट के अंदर में, हमारी आँखों के अंदर में, इवन हमारे ब्लड के अंदर में भी बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग काम करते हैं ये। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास में प्रेजेंट है माइक्रोबायोम। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था, क्योंकि इसके लिए भी जिस तरीके से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है उस तरीके के लिए इनके लिए भी स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया? स्टार्ट इसलिए किया लेकिन क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर में आपसे आपके सेल से भी 10 गुना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं तो आपको पता तो होना चाहिए कौन आपकी बॉडी में रहता है, वो क्या काम क्या करता है। अब अगर आपको पता है वो कौन आपकी बॉडी में है, वो काम क्या करता है, तो आपको ये भी पता लगेगा। जैसे मान लो आपने दवाई खाई, बुखार के लिए दवाई खाई, तो उसका आपके ऊपर क्या असर होता है उसको तो हम स्टडी करते हैं, लेकिन उसका क्या इंटरेक्शन होती है वेरियस ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी के अंदर हैं उनसे, और आपकी ऑर्गेनिज्म जो आपकी बैक्टीरिया वगैरह आपकी बॉडी में रह रहे हैं वो मतलब आपको क्या फ़ायदा करवाते हैं, क्या नुकसान करवाते हैं, बीमारी में वो कहाँ जाते हैं और क्या क्या करते हैं। जैसे आपके पेट में भी बैक्टीरिया हैं, ठीक है, आपके इंटेस्टाइन में कीड़े मकोड़े, फंजाई, मतलब इस तरीके के काफ़ी सारे प्रेजेंट हैं। इसके लिए एक टर्म भी यूज़ की जाती है, वो आगे देखेंगे। लेकिन ये आपको याद रखना है कि इतने सारे रहते हैं ह्यूमन माइक्रोबायोम के अंदर में, और ये क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं इनकी। ये बेबी को हेल्प करते हैं, मदर का मिल्क उसको ब्रेक करने के लिए, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। कैंसर को प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकते हैं, ह्यूमन मूड से भी रिलेटेड हैं, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हैं। तो इसमें आपको देखना है कि क्या फर्स्ट ऑप्शन है 2 आउट ऑफ 4 आर करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन है 4 आउट ऑफ 4 आर करेक्ट, 4 आउट ऑफ 4 आर करेक्ट बट नॉट इन ऑल ह्यूमन बीइंग, फिर आया 3 आउट ऑफ 4 आर करेक्ट। तो इसका ऑप्शन राइट क्या होगा? 4 आउट ऑफ 4 करेक्ट। जर्नल में मतलब इस टाइप की घटिया ऑप्शन नहीं डालता यूपीएससी, घटिया इन द सेंस कि 4 आउट ऑफ 4 करेक्ट, 4 आउट ऑफ 4 करेक्ट बट नॉट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। साइंस के क्वेश्चन के अंदर में इस टाइप की गेम नहीं करेगा आपके साथ, लेकिन आपको बस ये समझना है कि 4 आउट ऑफ 4 करेक्ट है। पॉलिटी के क्वेश्चन में ऐसी गेम करता है कि 2 ऑप्शन सेम सेम दिखने वाले डाल देता है वो, और उसमें मोर एक्यूरेट आपको ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो पॉलिटी वगैरह में होता है जहाँ पे थोड़ा कंसेप्चुअल काइंड का कन्फ्यूज़ आपको करना हो। साइंस में जनरली ऐसा नहीं करता, लेकिन करेगा तो आपको पता ही है। 4 आउट ऑफ 4 करेक्ट है, लेकिन सभी ह्यूमन बींग में, अब जरूरी नहीं हर ह्यूमन बींग के अंदर में कि वही टाइप का बैक्टीरिया हो, हर ह्यूमन बींग का माइक्रोबायोम वेरी करेगा। आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, मेरा माइक्रोबायोम मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा हो, आपका माइक्रोबायोम आपको उतना हेल्प ना कर रहा हो। अभी अलग अलग बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपके स्किन के ऊपर में भी आपके बैक्टीरिया, आपके स्किन सेल से ज़्यादा तो आपके जो स्किन है उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठे होंगे, उसको आप ढंग से देखोगे तो, ठीक है। तो ये इसमें करेक्ट आंसर आता है। बाकी यहाँ पे हम देख रहे थे, ये हेल्प करता है बेबी को, जो मदर का मिल्क है उसको जब वो पेट के अंदर जाएगा बेबी के, तो बेबी उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, तो उसके बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं, करेक्ट वर्क माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, वो उसको हेल्प करेंगे उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। और जैसे बेबी जब पैदा होता है, बेबी पैदा होगा तो एक तो नॉर्मल हमारी डिलीवरी होती है जो कि वेजिना के थ्रू होगी, ठीक है, वेजाइना के थ्रू होगी, दूसरी वाली सी सेक्शन के अंदर काट के निकालेंगी। तो डॉक्टर के द्वारा मतलब बोला जाता है, साइंटिस्ट के द्वारा बोला जाता है, जब नॉर्मल डिलीवरी बच्चे की जाती है तो जब वो मूव कर रहा होता है वेजिना से, तो उस टाइम वहाँ के काफ़ी सारे बैक्टीरिया उस बच्चे को मिल जाते हैं, मतलब वो उसको रिसीव कर लेता है और वो बैक्टीरिया उसको हेल्प करते हैं, मतलब वो बच्चा कम उसको निमोनिया के चांसेस होंगे, अस्थमा वगैरह या थोड़ी जो बीमारियां लगती हैं बच्चे को इमीडिएटली, उनसे वो बचा रहेगा। तो जो सी सेक्शन वाली होती है उससे वो कम इफेक्टिव होती है, बिकॉज उसके अंदर में वो जो नॉर्मल प्रोसेस थी, जो उसको वेजाइना की बैक्टीरिया वगैरह बच्चे को मिलने थे वो उसको नहीं मिल पाते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो उसको मिलने थे वो उसको नहीं मिल पाते। और मदर के मिल्क से भी काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चे के अंदर जाते हैं और उसको हेल्प करते हैं वो बच्चे को। तो ये क्या करते हैं, कैंसर से प्रिवेंट करने में भी हेल्प कर सकते हैं, मे हेल्प। काफ़ी कैंसर सेल के अंदर में, हमारे स्किन के सेल के अंदर में फाइंड आउट किया गया कि वो हेल्प करते हैं, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किन के ऊपर बैठे होते हैं वो हेल्प करते हैं। और ये ह्यूमन के मूड से भी एसोसिएटेड है, मतलब आप मान सकते हो जब आपसे 10 गुना ज़्यादा सेल से 10 गुना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो ऑलमोस्ट हर चीज़ आपकी इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, ठीक है। अभी हमें पता करना है उसके बारे में ताकि हम हेल्थ को और ज़्यादा रोबस्ट बना सकें।
मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे, ऑब्वियसली हेल्प करेंगे। मेटाबॉलिज्म में प्रोसेस आ जाएगी जिसके अंदर आप खाना खाओगे, वो टूटेगी, उसके बाद उसकी एनर्जी बनेगी, वो पूरी प्रोसेस मेटाबॉलिज्म, उसमें भी हेल्प करते हैं, डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये आगे। अब ये जो आपके 10 टाइम आपके सेल के मुकाबले 10 टाइम है, ठीक है, जितने सेल हैं उससे 10 गुना ज़्यादा हैं, और लगभग 2% आपका बॉडी का मास ये कवर कर रहे हैं एक अडल्ट का। तो ये क्या करते हैं, ये या तो कॉमेंसलिज्म में रह रहे हैं या म्यूचुअलिज्म में रह रहे हैं। इसका क्या मतलब, अगर आपकी बॉडी के साथ रहेंगे तो अगर आपकी बॉडी को ये खाना शुरू कर दें तो आप तो मर जाओगे, ऑब्वियस ही बात है। तो आप मर तो नहीं रहे, ह्यूमन बीइंग जी रहे हैं, इसका मतलब काफ़ी सारे बेनिफिट भी करवा रहे होंगे। तो या तो कॉमेंसलिज्म या म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब हम इनको बेनिफिट देते हैं कुछ, जैसे हमने इनको फूड दे दी और ये हमारे लिए कुछ बेनिफिट दे दिया, इन्होंने हमारे लिए कोई विटामिन बना दी, जैसे ये विटामिन भी बनाते हैं, काफ़ी सारे वेरियस विटामिन बी के वेरिएंट इनके द्वारा बनाए जाते हैं, विटामिन बी वाला बना ली जाती है, ठीक है, हेल्प करते हैं ये हमें भी। तो म्यूचुअलिज्म हो गया, हम दोनों एक दूसरे का बेनिफिट करते हैं। कमेंसलिज्म का मतलब हुआ ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये मतलब आपसे कुछ बेनिफिट ले रहे हैं और आपको नुकसान प्रोवाइड नहीं करवा रहे, ठीक है, मतलब ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, ह्यूमन बीइंग इनको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहा है लेकिन ये आपको नुकसान नहीं कर रहे, नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, को एग्जिस्ट हैं लेकिन ह्यूमन को हार्म नहीं कर रहे। इस केस में दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इस केस में आपकी मदद नहीं कर रहे लेकिन आपको हार्म भी नहीं कर रही है, ठीक है, ये आ गया, इसमें रहते हैं ये। और क्वेश्चन के अंदर देखा गया सभी प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर में, और भी आएंगे प्रोटोजोआ वो भी प्रेजेंट होते हैं, कीड़े मकोड़े एस्कैरिस आपको बोल दिया गया, निमाटोड बोला गया, वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव लगाना है इसके अंदर में। फिर इंपॉर्टेंस क्या होती है इसमें, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, विटामिन बनाने में हेल्प करते हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं, डिफेंस भी हमारे लिए ये करते हैं। इसीलिए जब हम बार बार एंटीबायोटिक खाते रहते हैं, उससे क्या होता है हमारे गट के अंदर, उसको खाते रहेंगे उससे अच्छे वाले बैक्टीरिया वो भी मर जाते हैं और बाद में मतलब वो हमारे लिए बेनिफिशियल थे, वो हमें फ़ायदा करवा रहे थे। इसीलिए एंटीबायोटिक हमें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, काफ़ी कम खानी चाहिए आप, मतलब इसीलिए बोला जाता है आयुर्वेद जो है ये एक फ्यूचरिस्टिक आप मान सकते हो, मतलब एक एपिटोम होगा जब आप हेल्थ की बात करोगे। जिस तरीके से हम जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं उस तरीके से आयुर्वेद है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। हालांकि इंडिया के अंदर में आयुर्वेद या ये सब चीज़ें मतलब इसमें झोला छाप डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब ऐसे फालतू में दवाइयाँ बना देंगे और बोलेंगे कि मेरी दवाई सबसे अच्छी है। लेकिन इसको अगर अच्छे से रेगुलेट किया जाए तो आयुर्वेद एक बेस्ट साइंस मान सकते हो आप। जब इसको आप कंबाइन करोगे ना वेस्टर्न साइंस से, जिसके अंदर में आप यूज़ करो, मतलब साथ में कंबाइन करो, दवाइयाँ वगैरह भी कंबाइन करो, जीनोम सीक्वेंसिंग कंबाइन करो, वेरियस जो भी एमआरआई स्कैन होते हैं सब कुछ कंबाइन करो, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है ह्यूमन हेल्थ का वो आयुर्वेद से बेटर नहीं है। बिकॉज वेस्टर्न साइंस क्या करेगी, आपको केमिकल वगैरह इंड्यूस करेगी, लेकिन आप सिर्फ एक मतलब आप फिजिकल बॉडी नहीं हो सिर्फ। अगर एक इंडिविजुअल है तो उसके लिए हेल्थ हम क्या बोल देंगे कि आपको बुखार हो गया तो आपने दवाई खा ली, लेकिन आपको कई बार ऐसे भी आपका टेम्परेचर ऐसे भी इंक्रीज़ हो जाता है, अगर आप काफ़ी परेशान हो तो भी आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो सकता है। और अगर आप स्ट्रेस के अंदर हो, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रेस के अंदर अगर आप हो, तो हमारी बॉडी के अंदर में जो एड्रेनलिन जो कि स्ट्रेस के टाइम में रिलीज़ होता है वो नॉर्मली ऐसे रिलीज़ होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा रिलीज़ होने लगेगा, कॉर्टिसोल की मात्रा इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब वो सब चीज़ें होती हैं तो वो आपके पूरे सिस्टम को शट डाउन कर देता है, मतलब वो क्या करता है आपकी मेमोरी का जो फॉर्मेशन है उसको स्लो कर देता है। अगर आप लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रेस के अंदर में हो तो आपकी मेमोरी अच्छे से नहीं बनेगी, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। इसका क्या मतलब, मेमोरी रिटेंशन के अंदर आपको प्रॉब्लम होगी, स्ट्रेस के अंदर मतलब आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते, पहली बात ये। दूसरा, हार्ट की वॉल जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं, बिकॉज जब आपका स्ट्रेस के अंदर होते हो तो ब्लड आपका कुछ ऑर्गन जिनको ज़्यादा ब्लड की आवश्यकता होती है उनके अंदर ज़्यादा ब्लड जाने की कोशिश करता है। जैसे नॉर्मल स्ट्रेस का क्या मैकेनिज्म होता है, अगर आप देखोगे इवोल्यूशनरी सीक्वेंस से, तो शेर आया आपके पास, आप स्ट्रेस के अंदर आए, एड्रेनलिन सीक्रेट हुआ कहाँ से, किडनी के पास में एड्रेनल ग्लैंड होती हैं, किडनी के ऊपर लगी होती हैं, एड्रेनलिन गया, ठीक है। अब ये जो हार्मोन होते हैं ये क्या करते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी क्विक एक्शन लेना है, अगर आप क्विक एक्शन ना लो तो आप मर जाओगे, और अगर आप क्विक एक्शन ले लो बिना बॉडी की एडजस्टमेंट के तो भी आप मर जाओगे। तो ये हार्मोन आपको बचाते हैं, जैसे कॉर्टिसोल वगैरह वो भी आपको शॉर्ट टर्म के अंदर में हेल्प करने के लिए बना होता है। तो एड्रेनलिन रश करेगी आपकी बॉडी के अंदर में और बूस्ट करेगी, एकदम आपका ब्लड प्रेशर बूस्ट होगा और आप एकदम वहाँ से भागने की कोशिश करोगे। तो वो शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी अच्छा था, और शॉर्ट टर्म के अंदर में वो रेगुलेटेड होता है, आपका ब्लड प्रेशर बूस्ट होना वो रेगुलेटेड होता है। लेकिन अगर स्ट्रेस आपकी प्रोलॉन्ग पीरियड के अंदर होती है तो वो अनरेगुलेटेड रूप से आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है, उससे हार्ट की वॉल्व भी कमज़ोर होती हैं, ठीक है, आपको सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर हो सकता है आपको। तो स्ट्रेस के काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं। अब स्ट्रेस बताते बताते मैं ओरिजिनल टॉपिक भूल गया, हम ओरिजिनल में मतलब स्ट्रेस को किस चीज़ से जोड़ रहे थे। तो स्ट्रेस इसलिए नहीं होनी चाहिए और इंडिविजुअल को नहीं होनी चाहिए, पर आजकल क्या होता है आपको
थोड़ा थोड़ा करके आपको थोड़ी सी स्ट्रेस ये प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए रह रही है। ऐसा नहीं कि आप एक पीरियड में काफ़ी स्ट्रेसफुल हुआ और नीचे गिर गई। जैसे आप अभी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कई बार इतनी डिस्पॉन्डेंसी छा जाती है, होपलेसनेस की, एक प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रेस होती है, आपको पता भी नहीं लगता कि आप स्ट्रेस्ड हो। ठीक है, डिप्रेशन तो बात की बात है, वो तो मतलब थोड़ा दूर की बात है, लेकिन स्ट्रेस भी वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है, पूरी बॉडी को ये कमज़ोर कर देती है, आपकी हड्डियाँ वगैरह उनको कमज़ोर करेगी। तो वो सब चीज़ें इसके अंदर में हो सकती हैं। मैं टॉपिक भूल गया किस चीज़ से रिलेट किया था, लेकिन ह्यूमन माइक्रोबायोम ये विटामिन वगैरह बनाती है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे लिए एक्ट करती है ये। ठीक है, अच्छा मैं आयुर्वेद के बारे में बता रहा था आपको, तो आयुर्वेद और वेस्टर्न साइंस के बारे में बता रहा था। तो आयुर्वेद जो है आपको ट्रीट करेगा, जब आयुर्वेद में हम बात करते हैं तो इसके अंदर में ये सिर्फ एक साइंस नहीं है, इसमें आप पतंजलि का योग सूत्र भी जोड़ोगे तो उसके अंदर में योग इसके अंदर आ जाएगा। अब योग कोई आपको बीमारी मतलब आपका बीमारी को ट्रीट नहीं कर रहा है, योग बोला गया कि आप रेगुलरली योग करो, उससे पूरी बॉडी का सिस्टम बढ़िया रहता है। मेडिटेशन बेस्ट मेडिसिन, जो कि आप बोल सकते हो हमारे ब्रेन के लिए, पूरे सिस्टम के लिए, मतलब जो मैं स्ट्रेस बता रहा हूँ उसके लिए काफ़ी बड़ा मतलब एक टॉप क्वालिटी का सिस्टम बनाया गया है मेडिटेशन, बट काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होती है। तो वो आयुर्वेद देखता है। उसके अलावा आयुर्वेद देखता है फूड के ऊपर कि आप कौन सी फूड आपको नहीं खानी चाहिए। हम आजकल जंक फूड वगैरह या वेस्टर्न फूड वो मतलब घटिया सी चीज़ें खा खा के अपना शरीर का सत्यानाश किया हुआ है। उस लिहाज से आयुर्वेद जब आपको बोलता है, आयुर्वेद सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता, आयुर्वेद आपको ये भी बोलता है कि आपके इमोशन क्या होने चाहिए, मतलब आप जेलसी, एंगर, ग्रीड ये इमोशन नहीं होने चाहिए। इसीलिए अगर आयुर्वेद को होलिस्टिक रूप में जोड़ते हैं और उसको वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हैं तो मतलब एक सुपीरियर क्वालिटी का सिस्टम क्रिएट होगा। तो वो इंडिया के कंटेक्स्ट में मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टेड है। हमारे पास में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी है, लेकिन उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर में, मतलब हम थोड़ा ग्रो कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा साइंटिफिक टेम्पर भी नहीं है और थोड़ा उसके अंदर में हमें और बेटर होने की आवश्यकता है। लेकिन मतलब क्योंकि काफ़ी सारे बार आपने देखा होगा कि कई बार मतलब ऐसे कुछ लोग ऐसी अनसाइंटिफिक स्टेटमेंट वगैरह दे देते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा हमारी सोसाइटी उसी तरीके से है, हमारी सोसाइटी अनसाइंटिफिक है और इसके अंदर अनसाइंटिफिक लोग भी हैं, कुछ लोग साइंटिफिक होंगे, लेकिन हमें सब लोगों को साथ में मिल के चलना पड़ेगा। चाहे आप अनसाइंटिफिक हो, चाहे मतलब आप झोला छाप बातें कर रहे हो, सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर आप डिस्पाइज करोगे किसी को तो उस हिसाब से हमारी मतलब आप 50 60 70% जनता वो सारी आपको सुपरस्टिशियस दिखेगी, अनसाइंटिफिक दिखेगी और सारे बेवकूफ़ दिखेंगे। तो वो हमारा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। जब भी हम अप्रोच करते हैं साइंस को तो हमें साइंस के साथ चलना है, लेकिन हमें दूसरे लोगों को भी साथ में लेके चलना है। आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 को एक हाथ में लेके चलना है और एक हाथ के अंदर में आपको हैंड होल्ड करना है, जो कि पीछे आप लोग रह गए हैं जो कि उतना साइंटिफिक नहीं सोच सकते या उनके अपने बिलीव्स हैं लाइफ के अंदर में। तो वो सब चीज़ें हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा, तो ही एक इंडिया का हम वे बना सकते हैं। अदरवाइज़ हमें एक ग्रुप दिखेगा जो कि मतलब पूरा डिस्कार्ड कर देगा इंडियन चीज़ों को, और एक ग्रुप दिखेगा जो कि मतलब पूरी तरीके से उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा ये माइक्रोबायोम ये भी डिसाइड करता है कैसे हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर ड्रग के प्रति रिस्पॉन्ड करेगी। अब इसी के लिए जैसा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वैसे ही ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? यूएस का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था 2007 के अंदर में। करेंगे क्या? जैसा बोला कि 10x हमारे सेल के मुकाबले 10x हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इन सबको स्टडी करेंगे। ये कहाँ पे प्रेजेंट हैं, कितना प्रेजेंट होते हैं, हेल्दी ह्यूमन बीइंग में कितना होते हैं, बीमार ह्यूमन बीइंग में कितना होता है, इनका क्या इफेक्ट होता है, किस चीज़ के ऊपर, कौन सा मूड को इफेक्ट कर रहा है, कौन सा मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है, कैंसर से बचा रहा है, ये कौन सा हार्मफुल है, वो सब हमें स्टडी करना है इसके अंदर में। अब ये तो कर रहा है यूएस। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने 2019 के अंदर में स्टार्ट किया इंडियन ह्यूमन माइक्रोबायोम इनिशिएटिव। ठीक है, इंडियन ह्यूमन माइक्रोबायोम इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया, और ये स्टार्ट किया गया नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबियल रिसोर्स के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। और ये आता है डीबीटी, जहाँ पे डीबीटी लिखा होगा उसका मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और तो आपको ये याद कर लेना, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर 3 डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर आपको डीबीटी जोड़ दिया या डीएसटी जोड़ दिया तो समझ लेना मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की बात की जा रही है। ठीक है, इसे मिनिस्ट्री याद करने में हेल्पफुल होगा आपके लिए। करेंगे क्या? इसमें हम 20,000 इंडियन का माइक्रोबायोम स्टडी करेंगे। कैसे? हम उनका सलाइवा का लेंगे, स्टूल लेंगे, स्किन लेंगे, उनका ब्लड वगैरह ले लेंगे, उससे देखेंगे कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह प्रेजेंट होते हैं और क्या क्या वो काम करते हैं, वो सब स्टडी करेंगे। अब जैसे इससे क्या पता चलेगा, ट्राइबल के अंदर में उनका अपना होगा, उनका जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम जंक फूड अगर खा रहे हैं, पेप्सी, कोका कोला, एंटीबायोटिक ठूस रहे हैं, वो सब चीज़ें खाने से हमारा जो स्ट्रक्चर होगा माइक्रोबायोम का वो डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू अगर कोई पर्सन ऐसे एरिया के अंदर है जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं मिलती, ट्राइबल अपना जो खाना खाते हैं उनमें और हम में फ़र्क होगा। तो उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ डिफरेंट होंगे और हो सकता है कि उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ ज़्यादा बेनिफिट करवा रहे हो, जैसे उनके गट के अंदर में।
और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके लिए हमने मार दिए हुए एंटीबायोटिक खा खा के। तो हम क्या कर सकते हैं, उनका हम देख लेंगे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प कर रहा है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करके खिला देंगे पर्सन को। और ऐसा करते भी हैं, जैसे दही वगैरह आप खाते हो तो उसके अंदर में भी काफ़ी सारे मतलब हेल्पफुल बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, जिसको बोला जाता है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स अगर आप सर्च करोगे तो आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी जो कि प्रोबायोटिक्स हैं। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालो अपनी बॉडी में, ठीक है। तो वो आ गया। नेक्स्ट आया अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट, इसको भी ध्यान रखो। अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर क्या करेंगे, पूरी अर्थ के ऊपर हम क्या करेंगे, सभी अर्थ के जितने भी यूकारियोटिक बायोडाइवर्सिटी हैं उनको स्टडी करेंगे। अब दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक हायर ऑर्गेनिज्म समझ लो, जो हम आते हैं उसके अंदर में, और काफ़ी मतलब ये कुत्ते बिल्ली जो बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म है वो उसके अंदर में आ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक थोड़े प्रिमिटिव काइंड के ऑर्गेनिज्म है, वैसे इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं इनके न्यूक्लियस के अराउंड में मेम्ब्रेन है या नहीं, लेकिन हमें उतना जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इतना समझो कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम उसका जीनोम स्टडी करेंगे हम, जैसा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। अब ये थोड़ा मतलब अब एक के लिए तो 15 साल लग गए, अब हमें ईजी है हमारे लिए स्टडी करना, तो अब थोड़े पैसे लगाने हैं, इसका कॉस्ट भी डिक्रीज़ हो गया, तो अब पूरा स्टडी कर लो, जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे उतना फ़ायदा होगा हमारे लिए। तो ये चला कौन रहा है प्रोजेक्ट, बेसिक काम कौन कर रहा है, चला कौन रहा है प्रोजेक्ट। इसमें काफ़ी सारी एजेंसी इन्वॉल्व हैं, जैसे यूएस, चाइना, फिर ये हमारे पास ग्लोबल, तो याद नहीं करना आपने कौन कौन इन्वॉल्व है, इंडिया भी इसका पार्ट है। बस ऐसे देखना है कि हाँ सब इन्वॉल्व हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर यूएस ने स्टार्ट किया या पर्टिकुलर इंडिया ने स्टार्ट किया, सब लोग इसके पार्ट हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया भी इसका पार्ट है, और इंडिया ने इसके लिए एक अपना प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। ये हमारा माइक्रोबायोम के लिए था, और अब अर्थ बायोजीनोम के लिए इंडिया ने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जो कि इसका पार्ट है, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी बैक कर रहा है। वैसे तो ये अपनी अपनी फंडिंग होगी, यूएस अपने पैसे लगा के करेगा अपने एरिया के अंदर में जो बायोडाइवर्सिटी होगी उसको सीक्वेंस, अब सब कोलैबोरेट होकर करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसे यूएस ने मान लो टाइगर का कर दिया, अब दूसरे प्लेस पे इंडिया भी टाइगर कर रहा है, तो वो तो मतलब आप उसको बार बार काम को कर रहे हो, रिपीटेड हो गया, तो उस चीज़ को हम नहीं करेंगे, उसके लिए सब लोग साथ में मिलकर आ रहे हैं, ठीक है। चाइना जैसे 10,000 प्लांट को सीक्वेंस करेगा, इसमें बोला गया 2008 जो चींटियाँ हैं उनको हम सीक्वेंस करेंगे, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनको बैकिंग दे रहा है। लेकिन ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रोजेक्ट नहीं है, ये याद रखना है, ये क्या है, इंटरनेशनल बायोलॉजिस्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, सब लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। और इंडिया का प्रोजेक्ट है जो कि इसका पार्ट है, इसका प्रोजेक्ट जो कि इंडिया इसका मेंबर है, तो इंडिया का उसका नाम है हमारे पास में IIEBS, इंडियन इनिशिएटिव ऑन अर्थ बायोजीनोम सीक्वेंसिंग। इसमें हम लगभग 1000 स्पीसीज़ को हमने बोला कि हमने 440 करोड़ रुपया दिया, 1000 स्पीसीज़ प्लांट और एनिमल की उनका जीनोम सीक्वेंस करेंगे। जैसा पीछे देखा वो सेम मतलब है एक ही, तभी मैंने आपको बोला अगर बेसिक समझ जाओ, डीएनए क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है और क्या काम करता है, ये हेरिडिटरी मटेरियल होता है, वो समझ गए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट समझ गए, जीनोम सीक्वेंसिंग समझ गए, तो पूरी बायोटेक्नोलॉजी सेम एक ही बात रिपीट होगी। तो उसको सीक्वेंस करेंगे, इसमें करेगा कौन, डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, ये इनका इंस्टीट्यूट है, वो इस काम को करेगा। और ये हमारा अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट उसका पार्ट है ये, ठीक है। 10 साल का प्रोजेक्ट है अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट, और उसका पार्ट है हमारे पास में IIEBS, इंडियन इनिशिएटिव ऑन अर्थ बायोजीनोम सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टर्म होलोबायोंट समटाइम्स इन न्यूज़, किस चीज़ से रिलेटेड है होलोबायोंट, डीएनए सीक्वेंसिंग से, क्लोनिंग से, ह्यूमन जीनोम से, असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो किस चीज़ से रिलेटेड है, इसमें आप तुक्का लगाओ, गैस करो, मतलब कौन सा हो सकता है इसके अंदर में। नेक्स्ट है हमारे पास में दो टर्म है, ये भी आ सकता है कि टर्म प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स समटाइम्स इन न्यूज़, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो जैसा मैंने आपको बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन माइक्रो बायोम के बारे में हमने स्टडी किया, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर आपके गट के अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, बायोम वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम हो गए हैं जो कि हेल्प कर रहे थे आपको, तो कई बार डॉक्टर आपको बोलता है कि प्रोबायोटिक्स खाओ। प्रोबायोटिक्स क्या होंगे, ये ऐसे हमारे पास में प्रोडक्ट होंगे, या तो इनको सिंथेटिक बनाया होगा, एक डब्बे के अंदर में आपको मिल जाएंगे, आपको गोली वगैरह खाने के लिए बोलेंगे, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पहले से, वो आपके शरीर में जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, ये प्रोबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और इसका एक एग्जांपल आप बोल सकते हो दही जो होती है उसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा गुड हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो दही खाओ, उससे डाइजेशन वगैरह अच्छा होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, तो वो भी आ गया प्रोबायोटिक्स के अंदर में। प्रीबायोटिक्स क्या होता है, प्रीबायोटिक्स में खुद में इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, लेकिन जब आप इसको खाते हो इसके ऊपर गुड बैक्टीरिया थ्राइव करते हैं, उनको मजा आता है, मतलब जब आप इसको लेके जाओगे अपने शरीर में उनको मजा आता है, ठीक है, वो उसके ऊपर थ्राइव होते हैं। प्रोबायोटिक्स में खुद माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है इनुलिन। इनुलिन एक प्रोडक्ट है, एक फाइबर है जो प्रेजेंट होता है, जैसे ब्रेड में होता है, ये वीट के अंदर होता है, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट के अंदर होता है, तो उनको खाने से मतलब बोला जाता है अच्छे जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बूस्ट होंगे आपकी बॉडी में, तो इनको खाओ, तो इनको ध्यान रखना है आपने।
और होलोबायोंट क्या होता है? होलोबायोंट होता है असेंबलेज ऑफ होस्ट एंड मैनी अदर स्पीसीज। होलोबायोंट मतलब टर्म इसलिए यूज़ की गई कि जैसा मैंने बताया ह्यूमन बीइंग के अंदर में जितने सेल हैं उससे 10 गुना ज़्यादा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो बोला गया कि क्या ह्यूमन बीइंग एक अकेला आदमी है कि ग्रुप है इतने सारे आदमियों का? तो बोला गया ह्यूमन एक होलोबायोंट है। होलोबायोंट मतलब एक ऑर्गेनिज्म भी है लेकिन इतने सारे ऑर्गेनिज्म साथ में उसके साथ में मिले हुए हैं, एक असेंबलेज है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, उसको बोलेंगे होलोबायोंट। इंडिया नहीं सॉरी ह्यूमन के कंटेक्स्ट में इसको यूज़ किया गया है। तो होलो ऐसी छोटी छोटी टर्म पूछी जा सकती हैं, ऐसे दिमाग के अंदर हो तो इनको बस आपने टिक करना होता है कि हाँ कौन सी टर्म है। प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स टर्म दिमाग में हो तो काम बन जाता है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्ट करता है कि कोई इंटीमेट रिलेशनशिप ह्यूमन और माइक्रोबायोम का। अब आते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किसकी? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की पूछेंगे, जीनोम सीक्वेंसिंग की पूछेंगे, इंडिया जीनोम प्रोजेक्ट की पूछेंगे, सबकी सेम आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट आता है इसमें डिजीज़ को डायग्नोस करना और उनको क्योर करना। जैसे हमारे पास हॉलीवुड के ये एक्टर हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे, और इनको है एकोंड्रोप्लेसिया। एकोंड्रोप्लेसिया बीमारी है जिसके अंदर में इनको क्या हुआ है, एक जीन है जिसका नाम है FGER3, उस जीन के अंदर में म्यूटेशन हुई है। म्यूटेशन का क्या मतलब? जैसा मैंने बताया ये DNA, ठीक है, यहाँ पे 3 बिलियन एक साइड 3 बिलियन दूसरी साइड। तो म्यूटेशन का मतलब उसमें अगर मान लो यहाँ पे A था यहाँ पे T था तो ये यहाँ से रिमूव हो गया, या एक T A की जगह G आ गया, उसको बोलेंगे म्यूटेशन। और इससे चेंजेस होते हैं। जैसे आपने एक्समैन मूवी देखी हुई है तो उसमें म्यूटेंट उनको बोलते हैं। म्यूटेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर में म्यूटेशन हुई होती है और म्यूटेशन से उनको कुछ पावर मिली होती है। लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर में कोई पावर नहीं मिलती आपको म्यूटेशन से। म्यूटेशन मोस्टली हार्मफुल होती हैं, ठीक है। तो म्यूटेशन हुई है जीन के अंदर में, उसके कारण ये वाली बीमारी है। तो अगर पता होता पहले से, आप चेक कर सकते थे तो ये वाली बीमारी को रोका जा सकता था। और इस केस के अंदर में एक जीन होती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक बरका जीन होती है जो कि नॉर्मल कंडीशन में बरका जीन प्रेजेंट है तो वो रोकती है आपके ब्रेस्ट कैंसर को। या प्रोस्टेट कैंसर मेल के अंदर में, या ब्रेस्ट कैंसर मेल में भी और फीमेल में भी, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा इन्होंने चेक किया और उसमें देखा गया कि इनकी बरका जीन के अंदर में म्यूटेशन थी। तो इनको चांसेस थे, एंजेलिना जॉली को चांसेस थे कि कैंसर हो सकता था। तो उसके लिए इनके द्वारा ओवरीज को रिमूव करवा दिया गया, ठीक है। तो ये आया। फिर आया ट्रीटमेंट कैंसर को ट्रीट करने के लिए। कैंसर मैंने आपको बताया था क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर। तो सेल को पता होता है कब पैदा होना है, कब उसको बड़ा होना है, कब उसको मरना है, क्योंकि उसके DNA के अंदर प्रोग्राम्ड है। जब वो भूल जाएगा तो उसको कैंसर बोलेंगे, वो फैलने लगेगा आपकी बॉडी के अंदर में। तो आप उसको देख सकते हो, उसको क्योर कर सकते हो अगर आप जीनोम सीक्वेंसिंग करते हो, पता करते हो कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन सी जीन में प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर में पर्सनल मैप बना सकते हो ह्यूमन जीनोम का, जिसमें फ्यूचर में प्रेडिक्शन कर सकते हो बीमारियाँ वगैरह की, डायबिटीज़ होने वाली, अल्जाइमर, जो मैंने बताया था रिपीटेड ऐप। तो ये फिर हेल्दी बेबी क्रिएट कर सकते हो। आप देख सकते हो मतलब बच्चा, पहले ही आप जाओगे जेनेटिक काउंसलिंग के लिए, आपका अगर बेबी होने वाला है आप चेक कर लोगे कि यार इसमें फ्यूचर के अंदर कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो हेल्दी बेबी इसमें प्रोड्यूस किया जा सकता है हमारे द्वारा नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। फिर आता है मानव। ये थोड़ा रिलेटेड सा है इसमें, वैसे तो अनरिलेटेड है लेकिन मतलब नाम सेम सेम है। जैसे इंडिजीन प्रोजेक्ट बोल दिया, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट बोल दिया, मानव, तो इन सबको समझ लो, इकट्ठे ही समझ लो ताकि ये काम आ जाए, क्योंकि ये लेटेस्ट हैं अभी 2019 के अंदर, 20 के अंदर हैं, और इनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। क्योंकि एक तो न्यूज़ के अंदर में कभी भी आ जाते हैं। अब आप हर चीज़ को न्यूज़ में ढूंढने नहीं जाओगे, यहाँ ये न्यूज़ में था, UPSC पूछ लेती है 2-3 साल के भी। तो मानव न्यूज़ के अंदर है ये, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब टॉप क्लास फील्ड है, बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो मानव प्रोजेक्ट क्या है, ह्यूमन एटलस। एटलस क्या होता है, एटलस के अंदर में पूरी डिटेल होती है एक पर्टिकुलर चीज़ की। जैसे अगर एटलस है, जियोग्राफी वाला एटलस है, तो उसके अंदर जियोग्राफी की पर्टिकुलर डिटेल होगी। अगर वो डिज़ास्टर वाला एटलस है तो पूरी डिज़ास्टर से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन होगी उसमें। तो वैसा एटलस बनाया जाएगा आदमी का। अब इन्होंने बोला क्या, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ये बोला कि इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी प्रेजेंट है पूरे वर्ल्ड के अंदर में, अलग अलग ह्यूमन बॉडी के बारे में, ह्यूमन सेल के बारे में, ह्यूमन टिश्यूज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी प्रेजेंट है। हम क्या करेंगे, उन सब को इकट्ठा लेके आएंगे और मैप बनाएंगे उसका, ताकि वो आपको अवेलेबल होगा। आपने अगर पढ़ाने लिखाने वाले उस मैप का यूज़ कर लो, डॉक्टर वगैरह यूज़ कर लो, रिसर्च के अंदर में उसका यूज़ किया जाएगा। नई आपने दवाइयाँ वगैरह बनानी है तो ह्यूमन कैसे बिहेव करता है, ह्यूमन का मैप, नॉर्मल स्टेट में ह्यूमन का टिश्यू कैसा दिखता है, एबनॉर्मल स्टेट में कैसा दिखता है वो। तो एक ओपन, सब लोगों के लिए ओपन होगा वो, और इंटरेक्टिव होगा, उससे इंटरेक्ट कर सकते हो आप, उसमें नई नई सीनेरियो देख सकते हो। इंटरेक्टिव आप ऐसे भी समझ सकते हो, जिसके आपने देखा होगा ऑनलाइन आपको काफ़ी गेम मिल जाती हैं या इस तरीके की चीज़ें। वेबसाइट के अंदर जाओगे, वहाँ पे दो कंट्री को आप लड़ा सकते हो, मतलब इंटरेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे आपने बोल दिया कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध करवा दिया, तो इनके पास ये वाले टूल हैं, उसके अंदर उनको लड़ा दिया। फिर अगर मान लो इंडिया ने ये यूज़ किया तो क्या होगा, इस तरीके की इंटरेक्टिव होगा।
ठीक है, ह्यूमन बायोलॉजी का, जिसके अंदर में हम सिंथेसाइज करेंगे मॉलिक्यूल लेवल के ऊपर में, सेलुलर लेवल के ऊपर में, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर डीएनए का डाटा, सेल वाला डाटा, टिश्यू, ऑर्गेनिक, सारा डाटा इकट्ठा करेंगे। ठीक है, और ये सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब ये सिर्फ सरकारी प्रोग्राम नहीं है, ये प्राइवेट भी इसमें साथ है, ये भी याद रखना है। बाकी सरकारी थे जो भी हम देख रहे थे पीछे, इसमें पब्लिक प्राइवेट वेंचर है। डीबीटी और परसिस्टेंट सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, वो साथ में मिले हुए हैं। 13 करोड़ देगी डीबीटी और 7 करोड़ देंगे ये, और इससे बनाएंगे हम एक अच्छा सा। और इसके अंदर में 2 ऑर्गेनाइजेशन है, नाम याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डीबीटी याद करना है बस। ठीक है, डीबीटी याद करना है। 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और एक हमारे पास में डीबीटी की ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें स्टूडेंट भी साइन अप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, आपको इन्फॉर्मेशन कोलैबोरेट करनी है, स्टूडेंट भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के अंदर हो तो भी आप कर सकते हो। इवन आप साइंटिफिक बैकग्राउंड से नहीं हो और आप साइंटिफिक रिसर्च वगैरह कर रहे हो, साइंटिफिक बैकग्राउंड इन द सेंस आप बायोटेक्नोलॉजी वगैरह इससे नहीं हो, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च वगैरह कर रहे हो, तो भी आप इसका पार्ट बन सकते हो। और करेंगे क्या, मेथड क्या है, जैसा मैंने बताया आपको, पहले से डाटा प्रेजेंट है, उस सबको आपने कलेक्ट करना है और उसको कलेक्ट करके आपने इन्फॉर्मेशन बनानी, मतलब कोई रिसर्च नहीं करोगे इसमें, कोई नया नहीं बना दोगे, कुछ जो पहले से है उसी का यूज़ करना है, बस उसको इकट्ठा करना है। काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड है वो। एप्लीकेशन होंगी इसके अंदर, क्या होगा, आपको फिजियोलॉजिकल, आपको मतलब मैपिंग मिल जाएगी मॉलिक्यूल डीएनए लेवल के ऊपर में, सेल की लेवल के ऊपर में, टिश्यू की लेवल के ऊपर में, कहाँ पे कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है, नॉर्मल स्टेट के अंदर में कैसा दिखता है वो टिश्यू, या मान लो उसको कैंसर होता है तो वो कैसा दिखेगा। अब इस तरीके का इंटरेक्टिव आपके पास में चीज़ हो तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपने बीमारियों वगैरह से भी लड़ना है तो उसके लिए भी आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। और स्टूडेंट वगैरह जो काम करेंगे उनका स्किल डेवलप होगा इससे, तो एक नई जनरेशन बनेगी हमारे पास जो कि बायोटेक्नोलॉजी फील्ड को बूस्ट करेगी। और पर्सनलाइज मेडिसिन अगर फ्यूचर में बनानी है, कोई टिश्यू वगैरह आपने मैपिंग वगैरह करके रखी हुई है नॉर्मल स्टेट में, डिजीज स्टेट के अंदर में, तो आप पर्सनलाइज अगर मेडिसिन बनानी है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा वो। तो इसका आप समझ सकते हो, मतलब इतने सारे पैसे अगर ये लगा रहे हैं तो इस तरीके का मैप होगा कि आप सेल के अंदर घुस जाओगे सीधा ही। अगर इस तरीके का मैप है तो आप उसके अंदर घुस सकते हो, कैसे सेल वर्क कर रहा है, क्या उसके अंदर हो रहा है, अगर ये दवाई आप डालते हो तो उसमें क्या असर होता है, वो सब चीज़ें एक वर्चुअल वे के अंदर में देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट आता है उम्मीद। उम्मीद क्या है, यूनिक मेथड फॉर मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। ये भी रिसेंट के अंदर में गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च किया। क्या बोला गया, अवेयरनेस बढ़ाएंगे और डायग्नोस्टिक बढ़ाएंगे। किस चीज़ के लिए, जेनेटिक जो डिजीज़ होती हैं उनके लिए, जो आपकी जीन के अंदर प्रॉब्लम होगी उनके लिए, कोई अगर आपके लिए है तो उनके लिए, जैसे थैलेसीमिया होता है हमारे पास में, सिकल सेल एनीमिया होता है, तो इन सब में अगर कोई प्रॉब्लम है जो उसके लिए हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। क्योंकि एक तो हमारे इंडिया के अंदर में उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती। अगर आपका बेबी पैदा होने वाला है तो आपको जाना चाहिए मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स के लिए, मतलब डीएनए सीक्वेंसिंग करवानी चाहिए। ठीक है, आप वो सीक्वेंसिंग करवाओगे, अवेयरनेस करवाओगे, कोई बीमारी तो नहीं है बच्चे को, बीमारी है तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो इसके लिए निदान सेंटर ओपन किए जाएंगे। हमारे सरकारी जो हॉस्पिटल हैं उनमें निदान सेंटर ओपन करेंगे। वहाँ पे बंदा होगा, बंदा मतलब वहाँ पे एक इंडिविजुअल होगा, एक हेल्थ ट्रेन प्रोफेशनल होगा, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, और काउंसलिंग प्रोवाइड करवाएगा। वो काउंसलिंग आप आओगे, वो आपको बताएगा कि ये चीज़ें होती हैं, काउंसलिंग के थ्रू आपको बताएगा कि हाँ ये इन चीज़ों से अवेयरनेस होनी चाहिए, ये आपको टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है, वो उस टाइप की काउंसलिंग आपको देगा वो। उसके अलावा आपकी फैमिली का ट्री वगैरह भी देख सकता है वो, पेडिग्री एनालिसिस वगैरह, काफ़ी टेक्निक होती हैं जिनका यूज़ किया जा सकता है, तो ये टेस्ट वगैरह करेगा। और स्किल्ड क्लिनिशियन भी हम इससे प्रोड्यूस करेंगे, मतलब जो कि ये काम कर सकें निदान सेंटर पे। अब हर कोई औंगा पंगा थोड़ी ना काम करेगा। ठीक है, और इसमें स्क्रीनिंग करेंगे प्रेग्नेंट वुमेन की, न्यूबॉर्न बेबी की, उनमें कोई बीमारी तो नहीं है। ठीक है, और ये हमारा स्पेशल फोकस होगा एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, वहाँ पे ये स्पेशली काम करेंगे। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट नीति आयोग का एक प्रोग्राम है जिसके अंदर उन्होंने देखा कि ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो मतलब काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं उनको उनके ऊपर फोकस करेंगे, तो वो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं नीति आयोग के अनुसार। तो उम्मीद आपको याद रखना है, इसमें छोटा सा क्वेश्चन आएगा, उम्मीद समटाइम्स इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इज इट रिलेटेड टू जेनेटिक डिसऑर्डर और डिजास्टर मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समथिंग एल्स, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं, ये कंक्लूजन है इसके अंदर में। कंक्लूजन में बोला गया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। अभी तो मतलब थोड़े से नंबर हॉस्पिटल है हमारे पास में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, तो हमें पुश करना पड़ेगा नेशन वाइड स्केल के ऊपर। अभी तो 20,000 इंडिविजुअल के लिए हमने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसको पुश करो। IT इंडस्ट्री जो कि डाटा को किस तरीके से मैनेज करेगी, कैसे डाटा एनालिटिक्स यूज़ करेंगे, पूरी इंडस्ट्री को मतलब कोलैबोरेट करके कोहेरेंट वे में पुश करो, ताकि 10-20 सालों में इंडिया इसमें टॉप के ऊपर पहुँच जाए। अब आता है क्वेश्चन, हमने देखा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, राइट, उसके क्या उसके बारे में कुछ चीज़ें देखनी थी। एम था इसका आर्टिफिशियल ह्यूमन जीनोम बनाना है, तो करेक्ट है।
इसमें हम मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से लड़ सकते हैं। ये भी करेक्ट है। कैसे लड़ेंगे आपको पता होगा, ये मच्छरों से होने वाली बीमारियां हैं। अगर मच्छरों का जो डीएनए है उसी को चेंज कर देते हैं और मच्छर अगली जनरेशन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते, या जब वो मेट करने लगेंगे तो वो जैसे मेल मच्छर को पकड़ के आपको उसमें चेंज कर दिया, ठीक है, अब वो फीमेल के साथ जब मेट करेगा तो वो स्टेराइल होगा, मतलब फीमेल बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी क्योंकि हमने उस डीएनए में ऐसा चेंज कर दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको काटेगा तो जो फीमेल मच्छर होता है वही तो आपको काटता है अपने बच्चे वगैरह उनको नर्चर करने के लिए, तो फिर वो आपको काटेगा नहीं, तो ये बीमारियां भी नहीं फैलेंगी। तो ये काम किया जा सकता है। और इसके अंदर बोला गया इससे टूल और टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। तो हाँ, जब जैसा वो हमने बोला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए 15 साल लगाए, 15 साल अब उन्होंने जीनोम को सीक्वेंस किया और ये भी देखा कि कैसे उसको कहाँ पे रखेंगे, उसके लिए किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे। तो वैसे ही टूल टेक्नोलॉजी इसमें भी डेवलप करेंगे और सभी ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल होगा। वो सभी के लिए इसलिए एप्लीकेबल होगा क्योंकि डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर सब में सेम है, चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो। अगर ATGC है तो ATGC है, सब स्ट्रक्चर सबके लिए सेम है, ठीक है। और इससे हम वायरस बना सकते हैं सिंथेटिकली, जो कि वैक्सीन डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है। तो ये भी करेक्ट है, आप वायरस बना सकते हो सिंथेटिकली और उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाओगे, हमारी बॉडी रिएक्शन देगी, एंटीबॉडी बनाएगी और वैक्सीनेशन हो जाएगी। तो ये भी कर सकते हैं, सभी करेक्ट हैं इसमें। हमने देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो भी देखा, जीन क्या होती है, जीनोम क्या होता है, जंक डीएनए क्या होता है वो भी देख लिया, डीएनए जीनोम सीक्वेंसिंग देख ली, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रीड देख लिया, राइट देख लिया, ह्यूमन माइक्रोबायोम देख लिया, अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट देख लिया, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट देख लिया, 1,00,000 जीनोम एशिया प्रोजेक्ट देख लिया, मानव ह्यूमन एटलस देख लिया, इंडिजीन प्रोजेक्ट देख लिया, उम्मीद देख लिया। तो इतने सारे हमने कवर कर लिए। अब हमारे पास कवर करने के लिए बचता है फॉरेंसिक साइंस के अंदर में डीएनए का बिल है, वो देखेंगे। स्टेम सेल, क्लोनिंग, जीन एडिटिंग थेरेपी, क्रिस्पर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सरोगेसी, 3 पेरेंट बेबी, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, GM क्रॉप्स, ट्रांसजेनिक, बीटी कॉटन, ब्रिंजल, मस्टर्ड, गोल्डन राइस, और इसके साथ में थोड़ी सी टॉपिक और वो हम देखेंगे, ठीक है। तो कल उनको हम और आगे कवर करेंगे। अभी एक टॉपिक कर लेते हैं, इस टाइम थोड़ा सा टाइम है, अभी एक और टॉपिक कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में। जो हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखा वही सेम है, फास्ट जाएंगे इसके ऊपर क्योंकि सेम प्रोसेस है, इसके अंदर में कुछ भी चेंज नहीं है। जीनोम सीक्वेंसिंग का क्या मतलब हुआ, जीनोम को सीक्वेंस करना है, सीक्वेंस के अंदर लगाना है उसको, क्या आएगा ABCD कैसे कैसे आएगा, ठीक है। 4 अक्षरों को सीक्वेंस में करना है, सिर्फ 4 ही अक्षर हैं जो कि इतनी बार रिपीट हैं अलग अलग सीक्वेंस में। तो कंप्लीट हमने जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना है, ठीक है, उसको बोलेंगे जीनोम सीक्वेंसिंग। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वही सेम काम करेंगे क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर DNA सीक्वेंसिंग ही की हमने, या जीनोम सीक्वेंसिंग ही की। ये मैंने आपको बता दिया, न्यूक्लियस के अंदर में DNA प्रेजेंट होगा मोस्टली, और थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब 40-50 जीन वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब DNA होता है, बाकी मेन हमारा सेल के न्यूक्लियस में होता है। बाकी न्यूक्लियस से इसको निकालेंगे, क्रोमोजोम की फॉर्म में होता है ये, ठीक है। वैसे जलेबी की फॉर्म में होता है, जब इसको डिवाइड होना होता है सेल को तो ये क्रोमोजोम की फॉर्म में होता है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, 22 ऑटोजोम एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम। तो ये आ गया हमारे पास क्रोमोजोम को खोलेंगे तो इस तरीके का DNA ये हमने खोल दिया, और ये बेस पेयरिंग है इसमें ATGC, इनको हमने खोल के पूरा बताना है। तो ये आ गया, ठीक है, DNA। इसके अंदर में हमारे पास में ये बेस पेयर हैं, ATGC ऐसे कनेक्ट हैं, ऐसे हमने 3 बिलियन इस साइड, तो 3 बिलियन पेयर हैं ये, इनको हमने खोल के देखना है, उसको बोलेंगे जीनोम सीक्वेंसिंग। जैसे इस तरीके से होगा आगे की तरफ 3 बिलियन बार, तो इन सबको हम खोल के देखेंगे और फाइंडिंग के अंदर हम देखेंगे कहाँ पे जीन होती हैं, वो क्या करती हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करती हैं, वो सेम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की तरह, ठीक है। यूज़ सेम होगा, जैसे आपको क्या करना है, कोई जेनेटिक डिजीज़ होंगी, फ्यूचर प्रोडिक्शन करनी है, तो वो सब काम इसके अंदर होगा। एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए आदमियों का करो, पीछे हमने इतने प्रोजेक्ट देखे, बंदरों का करो, जानवर का करो, उनसे सेम काम होगा। जैसे ह्यूमन की एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकते हो, सेम प्लांट का करो, प्लांट के अंदर में ड्रग रेजिस्टेंट कोई पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना दो, ठीक है। तो वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं उसकी, और इससे एनवायरनमेंट के साथ में क्या रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया में मिलता है, वहाँ पे पानी की काफ़ी कमी है, तो वो उस चीज़ के लिए एडजस्टेड है, उसका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया से। तो वैसा ही हम देख सकते हैं उसमें कौन सी जीन है ऐसी, उस जीन को हम दूसरे प्लांट में इंट्रोड्यूस करेंगे, वो कम पानी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो किया जा सकता है। एक्वाकल्चर में मछलियों को, मतलब आप किसी फील्ड में यूज़ कर लो, कोई भी जानवर, कुत्ता, घोड़ा, कुछ भी सोच लो, जीनोम सीक्वेंसिंग हर पे सब पे काम करेगी, ठीक है। और इससे डिकोड कर सकते हैं होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब,
होस्ट मतलब जिसके ऊपर कोई रह रहा है, पैथोजन मतलब जो उसके ऊपर कोई रह रहा है। जैसे हमने देखा ह्यूमन माइक्रोबायोम, ह्यूमन उसमें होस्ट है, ह्यूमन होस्ट कर रहा है उसको, ठीक है। जैसे मतलब जो माइक्रोबायोम है वो मेहमान है और हम उसको होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पैथोजन है और हम उसको होस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे होस्ट पैथोजन इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो भी जेनेटिक सीक्वेंसिंग करेंगे हम उनकी, फिर फाइंड आउट करेंगे एक्चुअली में ये क्यों मतलब इंक्लाइंड है ह्यूमन के पास में, क्यों रहते हैं, तो वो सब चीज़ें पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन था, इसके अंदर बोला गया था विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया हाउ कैन द टेक्निक ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। तो इसके अंदर में बोला गया था जीनोम सीक्वेंसिंग क्या कर सकती है, जेनेटिक मार्कर फाइंड कर सकते हैं आप। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ड्रॉट टॉलरेंट वगैरह किया जा सकता है, टाइम कम किया जा सकता है कितने में ग्रो करना है। अगर कोई 2 मंथ के अंदर ग्रो करती है क्रॉप, उसका रिड्यूस कर सकते हैं, उसमें जीन में चेंजेस करके 1 मंथ में ग्रो करेंगे, ठीक है। और डेसिफर कर सकते हैं होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप, ये भी कर सकते हैं। तो ये मतलब कुछ चीज़ें ऐसे नॉर्मल में आपको समझनी पड़ती हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग आपने समझ लिया तो फिर उसके अंदर में उसकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ होंगी, और साइंस के अंदर में जनरली आप लगा सकते हो 1 2 3। बट ये भी ध्यान रखना, मतलब ये कोई टेक्निक नहीं है, ये सिर्फ तुक्का है, मतलब ये ज़रूरी नहीं अगली बार काम आएगा। यूपीएससी को पता होता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे ड्रॉबैक है, इसीलिए सब लोग क्या करते हैं 1 2 3 1 2 3, मतलब पूरे ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द, इसको लगाना है जब कुछ भी ना आए तो, ठीक है। मतलब ये नहीं कि इसको लगाना नहीं है, ये टेक्निक है और इसको यूज़ करना चाहिए। बट मान लो किसी टाइम यूपीएससी ने टेक्निक पूरी चेंज कर दी, तो आपके पास में थोड़ा दिमाग होना चाहिए। आप पहले तो अपना दिमाग लगाओ, कितना आप देख सकते हो, कितना उसको काट सकते हो। अगर नहीं लगता उसके बाद फिर ट्रेडिशनल विजडम आप चले जाओ कि उसी तरीके से ऑल ऑफ द अबव। बट ये उसकी सोच के नहीं जाना है कि हाँ ऑल ऑफ द अबव भी लगाना है सब में, पहले आपको अपना दिमाग लगाना है। और वो उनके लिए होता है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता। आप साइंस इतनी पढ़ लोगे कि आपके लिए मतलब साइंस काफ़ी इजी हो जाएगी, साइंस के अंदर मार्क्स वगैरह लेना काफ़ी इजी हो जाएंगे, काफ़ी बूस्ट देगी। आप बस ये सीरीज़ कंप्लीट कर लो। फिर आता है रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी वो जो कि हेल्थ केयर में यूज़ होगी। अब मैं यहाँ पे आपको स्टेम सेल के बारे में करवाऊँगा। उससे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ लाइफ के बारे में, उससे आपको कुछ टर्म के बारे में पता लग जाएगा, जाइगोट, एम्ब्रियो वगैरह, मतलब इन चीज़ों का अगर पता लग गया तो आप थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी एक्चुअल में क्या पढ़ने वाले हैं। और ये हेल्प करेंगी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और जनरल लाइफ के लिए भी हेल्प करेगी आपको। तो फर्स्ट हम प्रोसेस देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, किस तरीके से बेबी बनेगा और उसके लिए कौन कौन से ऑर्गन जिम्मेदार होते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है। तो उसके लिए हमारे पास में मेल फीमेल वो सबको पता होता है। यहाँ पे मेल फीमेल आप एनिमल में भी देख सकते हो, एनिमल के मेल फीमेल भी देख लो इसमें, या आप इसी केस को जोड़ सकते हो कि प्लांट के अंदर में भी, क्योंकि आगे जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक देखेंगे तो इंडिया बूस्ट कर रहा है उसको काउज़ के लिए और अदर कैटल के लिए बूस्ट कर रहा है इंडिया। तो उसमें आपको इसमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें बेसिक आपको समझना है, वो बेसिक सेम आप एनिमल में भी रेप्लिकेट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेल ऑर्गन ऑफ सेक्स एंड फीमेल ऑर्गन ऑफ सेक्स। तो इसके अंदर में मेल जो प्रोड्यूस करेगा, मेल के अंदर में टेस्टिस के अंदर में प्रोड्यूस होगा स्पर्म, ठीक है। और फीमेल के अंदर में ये आ रही है हमारे पास में पीस जो एलमंड शेप की दिख रही हैं, ये ओवरीज होती हैं, ठीक है। ये जो ओवरीज हैं इनके अंदर में एग प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पर्म और एग प्रोड्यूस होगा। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे पास में स्पर्म है और ये हमारे पास में एग है। ये काफ़ी छोटे छोटे हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर होते हैं। ये एग जो होता है इसकी संख्या 1 प्रोड्यूस होता है 1 मंथ के अंदर में, 1 प्रोड्यूस होगा। 2 ओवरीज हैं यहाँ पे, इनमें से किसी एक से 1 मंथ के अंदर में एक एग प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और स्पर्म का काउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ये मिलियंस के अंदर होते हैं ये, क्योंकि एग तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी सारे मर भी जाते हैं, ठीक है। तो अब एग की प्रोडक्शन होगी, उसके बाद यहाँ पे ये जो हाथ दिख रहे हैं आपको थोड़े से, ये इसको खींच लेगा। जैसे मान लो अगर राइट साइड से इस ओवरी ने प्रोड्यूस किया एक एग, तो ये जाएगा, ये इसको कैच कर लेगा और यहाँ पे ये रुक गया। अब यहाँ पे वेट करेगा, ये कुछ दिनों के लिए वेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे वेट करेगा। उसके बाद जब इनका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, मेल एंड फीमेल का सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उस केस के अंदर में हमारा जो स्पर्म है वो एंटर कर जाएगा, वेजाइना के थ्रू एंटर करेगा, वो वेजाइना के थ्रू वो एंटर करेगा। तो पहले हमने देख लिया इनके बारे में बेसिक, उसके बाद इनका स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। ये तो होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर होते हैं। अब ये क्या करेगा, वेजाइना के थ्रू एंटर करेगा और यहाँ पे इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आ गई हमारी वेजाइना नॉर्मल कैविटी, और जो बाहर हमें पीस दिखता है उसको बोलेंगे वेल्वा। तो यहाँ से एंटर करेगा स्पर्म और ये हमारे पास ओवरी, यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे एग है, ये जाएगा यहाँ पे। और इसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं जिनमें कंपटीशन होता है, काफ़ी सारे तो मर जाते हैं, एसिडिटी वेजन है कि बैक्टीरिया वगैरह एसिडिटी के कारण मर जाते हैं। कुछ जो वहाँ पे पहुँच पाते हैं उनमें से सिर्फ एक फर्टिलाइज़ कर पाएगा उसको, तो वो यहाँ पे जाके यहाँ पे उसको फर्टिलाइज़ करेगा और सिर्फ 3-4 दिन तक यहीं पे रुकेगा ये,
ठीक है, क्योंकि ये डिवीज़न हो रहा है अब इसका। तो अब इसमें ये गया, यहाँ पे ये एग का सरफेस दिख रहा है, इसमें से सिर्फ एक स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर पाएगा, ये इसको टच होगा, उसके बाद इसका सरफेस हार्ड हो जाएगा, बाकी इसको कोई भी टच नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेटिंग हुई इनकी, स्पर्म और ओवा ये मिलेंगे, उसके बाद क्या बनेगा वो आपको ध्यान रखना है कि उसको हम क्या बोलेंगे। तो एग और स्पर्म की मीटिंग होगी, उससे बनेगा जाइगोट। जाइगोट होगा सिंगल सेल, एक ही सेल है ये, तभी मतलब काफ़ी वंडरफुल चीज़ जो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक सेल से 70 ट्रिलियन सेल बन रहे हैं। तो कैसे बनेंगे, टूटेगा ये। और एक सेल के अंदर में तो डीएनए जो है वो तो उतना ही डीएनए है, वो बार बार रेप्लिकेट होकर उसकी कॉपियाँ बन रही है। फोटोस्टेट मशीन समझ सकते हो आप, फोटोस्टेट मशीन बन रही है। लेकिन फोटोस्टेट मशीन भी कैसी, एक सेल से अगर 70 ट्रिलियन सेल फोटोस्टेट हुए तो हार्ट का सेल है वो भी इसी सेल से बना हुआ है, आपकी आँख का सेल है वो भी इसी से बना हुआ है, लेकिन फंक्शन देखो कितना डिफरेंट कर रहे हैं। तो वो मतलब नेचर कितना ज़्यादा इनक्रेडिबल तरीके से काम करती है। वहाँ भी आपका डीएनए वर्क कर रहा है जो हमने पीछे देखा। ठीक है, तो अब हमने देख लिया यहाँ पे ये 3-4 दिन रुकेगा, यहाँ पे ये 3-4 दिन रुकेगा, क्या जाइगोट बन गया अब यहाँ पे, तो ये यहाँ पे रुकेगा 3-4 दिन, उसके बाद ये डिवाइड होता रहेगा। डिवाइड होने के बाद में धीरे धीरे करके वो पुश करके यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद में ये यूट्रस की वॉल है, मदर का जो वॉम्ब है वहाँ पे अटैच हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। ये इम्प्लांट होता है ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के ऊपर, और इम्प्लांट होने के बाद में प्लेसेंटा बनेगा, जिससे कि वो न्यूट्रिशन लेगा, मदर से न्यूट्रिशन लेगा, जो भी फीटस होगा यहाँ पे वो लगेगा, और उसके बाद फिर वो डेवलप होगा धीरे धीरे। तो हमें क्या याद रखना है, स्पर्म और ओवा की मीटिंग से बना जाइगोट। ठीक है, और इसमें मदर और फादर दोनों का जीनोम आ रहा है, जीनोम आ रहा है इसके अंदर में। ठीक है, तो वो जीन्स आ रही हैं दोनों हाफ हाफ करके उनके क्रोमोजोम शिफ्ट होके यहाँ पे आ रहे हैं बेबी के अंदर में। अब ये इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि आगे आप 3 पेरेंट बेबी देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या बातें बोली जा रही हैं। ठीक है, अब आ गया ये फर्टिलाइज एग, या जिसको जाइगोट बोलेंगे। अब वो जाइगोट एग यहाँ पे 2 सेल स्टेज, 4 सेल, मतलब ये डिवाइड हो रहा है, अब ये टूटता जा रहा है, ये 8 सेल, ये 16 सेल स्टेज इसकी बन गई, ये बना ब्लास्टोसिस्ट। इस स्टेज के ऊपर ये यहाँ पे इम्प्लांट होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे होता है ये 4 दिन के लिए यहीं पे होता है, उसके बाद इम्प्लांट होता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फ्लश आउट हो जाता है ये। तो ये स्टेज, उसके बाद में देखो फीटस धीरे धीरे करके इस तरीके से बनता है ये। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, जाइगोट, जाइगोट पता लग गया आपको, जाइगोट क्या होता है। दूसरा एम्ब्रियो, जाइगोट जब डिवाइड होना शुरू हो जाएगा तो उसको एम्ब्रियो बोलेंगे, और एक स्टेज तक उसको एम्ब्रियो ही बोलेंगे। एक मतलब उसके लिए पर्टिकुलर टर्म होती हैं, जैसे 11 वीक के लिए, प्रेगनेंसी के 11 वीक तक उसको एम्ब्रियो बोलेंगे। ठीक है, हमें टेक्निकल नहीं देखना है कि 11 वीक तक बोलेंगे, 12 बोलेंगे, हमें ये समझना है जब मैं आगे आपको एम्ब्रियो बोलूँगा, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक, तो आपको पता होना चाहिए एम्ब्रियो किसको बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जाइगोट, यहाँ पे बना एम्ब्रियो, फिर उसको 11 वीक के बाद उसको बोलेंगे फीटस। ठीक है, जब तक वो पैदा नहीं हुआ, पैदा हो गया फिर तो बेबी बन गया वो। ठीक है, तो अभी उसके बाद में 9 मंथ के बाद में बेबी आएगा। अब आते हैं स्टेम सेल के बारे में समझेंगे। तो स्टेम सेल का क्या मतलब हुआ, स्टेम सेल का मतलब हुआ ऐसे सेल जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड हैं और वो नए सेल बना सकते हैं। मतलब वो क्या कर सकते हैं, नए सेल बना सकते हैं। जैसे हमने देखा ये स्टेम सेल है जो पीछे देख रहे हैं, अगर एक सेल से पूरी बॉडी बन सकती है तो ये सेल क्या है, ये अनडिफ्रेंशिएटेड है। डिफ्रेंशिएटेड का मतलब कि ये डिफ्रेंशिएट हो गया है, इसने अपनी स्पेशलाइजेशन ले ली है पर्टिकुलर फील्ड में। जैसे यही सेल क्या करेगा, आँख का सेल बनाएगा। अब आँख का सेल स्पेशलाइज्ड है, आँख के सेल से आप स्किन पे नहीं लगा सकते उसको। ठीक है, हार्ट का सेल हार्ट के ऊपर ही लगेगा, वो हार्ट का सेल आप दूसरे एरिया के अंदर में यूज़ नहीं कर सकते। तो वैसे ही ये एक स्टेम सेल की तरह एक्ट कर रहा है इस समय, ये पूरे बॉडी के सेल बना सकता है ये। ठीक है, तो इसको बोलेंगे स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होगा, जैसे ये हमारे पास में मदर फादर एग ओवम आया, फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट, जाइगोट से ह्यूमन बींग पूरा बन सकता है। तो एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अचंभे वाली बात है। तो स्टेम सेल क्या होंगे, ऐसे अनडिफ्रेंशिएटेड सेल जिनके से कि और सेल बन सकते हैं। ठीक है, जैसे उससे न्यूरॉन बनेगा, दिमाग के सेल बनेंगे, एपिथेलियल आपके स्किन के सेल बन जाएंगे, कॉन्डोसाइट बन सकते हैं, आरबीसी, फैट सेल, इससे काफ़ी सारी आपके सेल बन सकते हैं। तो पहले तो हमने देखा ये जो जाइगोट है ये डिवाइड होने लगा, जब तक ये मतलब इस स्टेज तक पहुंचता है। इस स्टेज के अंदर में एक एक सेल आपका पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है, मतलब इतनी कैपेबिलिटी है इनके अंदर में। ये एक एक सेल, इनको अगर आप यहाँ से अगर आप सेल निकाल के रख लोगे, अपना यहाँ पे सेल निकाल के रख लोगे और बाद में मान लो आपका हार्ट फेलियर हो जाता है, तो इस सेल का यूज़ करके आपकी मसल को जो हार्ट है उसको रिपेयर किया जा सकता है। जैसे जब आपको हार्ट अटैक की बात करते हैं तो हार्ट के अंदर में कार्डियोमायोसाइट, कार्डियोमायोसाइट मतलब हार्ट को पंप करने के लिए मसल के अंदर सेल होते हैं कार्डियोमायोसाइट, वो डैमेज हो जाते हैं। वो डैमेज होंगे तो हार्ट की जो रिदम होगा उसमें चेंजेस आएंगे। तो फर्स्ट टाइम तो आपको हार्ट अटैक जब आता है उसका मतलब ये हुआ आपके कार्डियोमायोसाइट डैमेज हो चुके हैं। अब वो डैमेज हो चुके हैं, वो कभी रिपेयर नहीं हो पाते।
क्योंकि वो लास्ट स्टेज तक पहुंच चुके हैं अपने सेल, वो रिपेयर नहीं होते। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी कनेक्टिव टिश्यू से उसको भर देती है। जैसे मान लो कोई स्ट्रॉन्ग आपने मतलब दीवार बना के रखी हुई है, जब दीवार टूटती है तो आप पतला सा मटीरियल लगा देते हो, वैसे ये बॉडी जो कार्डियोमायोसाइट है उनको रिपेयर नहीं कर पाती, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू से काम चलाती है, मतलब उसको बैंडेड लगा के काम चलाती है। उससे हार्ट कभी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाता। इसीलिए हम बोलते हैं एक बार हार्ट अटैक आएगा तो उसके बाद आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हार्ट रिपेयर नहीं कर पाता, वो सिर्फ ऐसे टेप लगा के चला होता है। लेकिन अगर आपकी ब्लास्टोसाइट स्टेज थी आपकी, वहाँ से आपका एक सेल निकाल के अगर आपने रख लिया होता तो उस सेल का यूज़ करके हम आपके लिए वो कार्डियोमायोसाइट बना सकते थे। इसको बोलेंगे स्टेम सेल, मतलब एक ऐसा सेल जिससे कि और काफ़ी सारे तरीके के सेल बनाए जा सकते हैं, जैसे ये डिफरेंट सेल बनाए जा सकते हैं। अगर नॉर्मली बात करेंगे तो एक ही सेल से मिलके बने हुए हैं ये सारे, लेकिन अब डिफ्रेंशिएशन हो चुकी है हमारी बॉडी में। अब हमारी स्किन का सेल है, हमारे हाथों का, हार्ट का सेल, ये अपने अपने स्पेशलाइजेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं, ये अब स्टेम सेल नहीं बचे हुए हैं। लेकिन ऐसा सेल जो कि ये काम कर सके उसको बोलेंगे स्टेम सेल। तो स्टेम सेल ऐसी क्लास होगी सेल की जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड है और वो दूसरे सेल बना सकते हैं। तो ये क्या कर पाएंगे, ये प्रोलिफरेट कर पाएंगे, मतलब ये अलग अलग नए नए सेल बना सकते हैं ये, और डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, मतलब ये अलग वेराइटी के सेल भी बना सकते हैं। ये सिर्फ अलग सेल नहीं बना सकते, अलग वेराइटी। अगर इनको आप बचा लेते हो तो आप न्यूरॉन बना लोगे, कुछ भी बना सकते हो अपनी बॉडी में। ये मिलेंगे कहाँ से, एक मिलेंगे एम्ब्रियो से, दूसरा अडल्ट से। एम्ब्रियो मैंने आपको बता दिया, तो कहाँ से मिलेंगे ये, इस स्टेज से, जो हमारी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, इस स्टेज से आप निकाल सकते हो इनको, इस स्टेज से आप इनको निकाल सकते हो, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज से निकाल सकते हो। ठीक है, पीछे से भी निकल जाएंगे, लेकिन ये मान सकते हो आप ब्लास्टोसिस्ट से निकालोगे, इसको बोलेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। और दूसरे स्टेम सेल कहाँ से निकलते हैं, दूसरे सेल अडल्ट स्टेम सेल। अडल्ट के अंदर में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल निकालोगे, उससे तो कुछ भी बन जाएगा, हार्ट बना लो, आंखें बना लो, कुछ भी बना लो अपने लिए। अडल्ट जो होता है, जैसे मान लो अडल्ट केस के अंदर आप ब्लड भी तो कोई बना रहा है, ब्लड आपका बोन मैरो के अंदर बन रहा है, तो बोन मैरो के अंदर में स्टेम सेल हैं जो कि ब्लड बना पा रहे हैं आपका। ठीक है, तो वो भी हमारा अडल्ट स्टेम सेल है। ठीक है, जैसे इस केस के अंदर में ये हमारे पास में जाइगोट, और ये थोड़ा इसका डिवीज़न होने लगा, उसके बाद ये बना ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ से हमने सेल निकाल के रख लिया, प्लेट के अंदर रख लिया, और इसका यूज़ कर सकते हैं, इससे हम पूरी बॉडी बना सकते हैं। तो इससे अगर आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन अगर डैमेज होता है तो उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। और दूसरा यहाँ पे एम्ब्रॉनी के अंदर में, जैसे ये मान लो आपकी बड़ी बड़ी जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, जैसे ये टांग वाली हड्डी है, इसका बोन मैरो, इनका अंदर वाला, अंदर से मतलब ये हार्ड नहीं होती, अंदर से हॉलो होती हैं और गुदगुदी टाइप की होती हैं, और वहाँ से ब्लड बनता है। ठीक है, तो ब्लड बनाया जा सकता है, वहाँ पे सेल होते हैं, वो ब्लड बनाते हैं, जैसे WBC RBC बना दिया उन्होंने, प्लेटलेट बना दी उन्होंने, तो उसको बोलेंगे हम अडल्ट स्टेम सेल। अब इस केस के अंदर अगर आप देखोगे, जैसा मैंने आपको बताया, एक सेल होता है, एक सेल से 70 ट्रिलियन सेल बन गए, और वो अलग अलग काम भी कर रहे हैं आपके सेल। तो उन DNA इसमें भी सेम है और इन सेल में भी DNA सेम है। ठीक है, लेकिन DNA कैसे एक्ट कर रहा है वो डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि आपके हार्ट के सेल में भी सेम DNA है, आपके स्किन के सेल में भी सेम DNA है, आंखों के सेल में सेम DNA, न्यूरॉन के अंदर सेम DNA, बट वो कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला DNA, इसको मान लो एक क्लीन स्लेट है, और क्लीन स्लेट पे कुछ लिख दिया आपने लिखा 2 नंबर, तो वो बन गया हार्ट। ठीक है, क्लीन स्लेट पे 2 नंबर लिखा, 1 नंबर लिखा तो वो बन गया आपका लंग। अब ये आगे लंग वगैरह, हार्ट वगैरह इसके बन रहे हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे करके आपको पता है हम एज करते हैं, तो आपके हार्ट की उम्र भी धीरे 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 आप एज करते रहते हो, और थोड़े समय के बाद आपकी डेथ हो जाती है। तो एक्चुअल में क्या, ऐसे नॉर्मल तो हम इसको देखेंगे तो हाँ ह्यूमन पैदा होता है और मर जाता है, बायोलॉजिकल टर्म में देखोगे तो सिर्फ ये प्रोसेस है, टाइम के साथ में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम DNA जो स्लेट है उसके ऊपर कुछ लिखा जा रहा है, जैसे इसके ऊपर लिख दिया 2 3 4, स्लेट के ऊपर कुछ लिखा जा रहा है, और ये चेंज होते होते हमारी डेथ हो रही है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि जो स्लेट के ऊपर लिखा है उसको मिटाया जा सके और फिर से रिवर्स करके हम जवान हो सकें? तो हाँ ये पॉसिबल है, इसको किया जा सकता है, फ्यूचर में करेंगे तो वो मतलब अभी थोड़ा उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। वैसे 1916 के अंदर में जॉन गॉर्डन के द्वारा ट्राई किया गया था। उसने क्या किया, उसने चेक करने की कोशिश की कि क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं, मतलब इसको अगर आप स्लेट समझोगे, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है आपने, तो क्या इसको मिटाया जा सकता है और सेल को पहले से पुराने वाले सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक है, उसके लिए जॉन गॉर्डन ने स्टार्ट की, और इसी के लिए आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसको, इस स्लेट के ऊपर जो लिखा हो उसको मिटाया जा सकता है या नहीं मिटाया जा सकता। तो यहाँ पे समझ लो स्टेम सेल आप समझ गए कि ऐसा सेल जो कि दूसरे काफ़ी सारे तरीके के सेल क्रिएट कर सकता है। और ये कहाँ से मिलेगा, एक तो जब आप बेबी थे, आपकी एम्ब्रियो वाली स्टेज थी ब्लास्टोसिस से, तब निकाल लेते, और अब आपके सेल में जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, तो बोन मैरो लेके जाते हैं, आपका बोन मैरो निकाल के दूसरे में डालेंगे, वो भी स्टेम सेल होते हैं बोन मैरो, उनको लेके जाएंगे और वो ब्लड बनाएंगे। ठीक है,
अब इसमें दो टर्म का ध्यान रखना, टोटिपोटेंट और प्लूरिपोटेंट। ये सिर्फ पोटेंसी है, मतलब आप कौन सा स्टेम सेल, कितनी ज़्यादा पावर है उसमें। जैसे अगर मान लो स्किन है, स्किन भी आपकी मरती है, नए नए सेल बनते रहते हैं स्किन के अंदर में अलग अलग, तो आपका स्किन सेल सिर्फ स्किन सेल बना सकता है, तो वो एक पर्टिकुलर काइंड का स्टेम सेल है, मतलब वो वेरियस काइंड के स्टेम सेल नहीं बना सकता। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो पूरी बॉडी बना सकते हैं, उसको बोलेंगे प्लूरिपोटेंट सेल। ये है ब्लास्टोसिस स्टेज जो मैंने आपको पीछे बताया था, इससे पूरी बॉडी बन सकती है। यहाँ से अगर आप एक सेल निकाल के रख लोगे साइड में, और आप मान लो 20 साल के भी होगे, तो इस एक सेल से हम आपको बना सकते हैं, मतलब आपका जो जीन था आपकी तरह क्लोन बना सकते हैं, ठीक है, तो इसका यूज़ करके। तो इसको बोलेंगे टोटिपोटेंट, सॉरी प्लूरिपोटेंट बोलेंगे इसको। टोटिपोटेंट क्या है, टोटिपोटेंट इससे थोड़ा सा पीछे चले जाओ, इससे थोड़ा पीछे, हम जो डिवीज़न देख रहे थे, ये वाले जो डिवीज़न देख रहे थे, यहाँ से टोटिपोटेंट है, मतलब यहाँ से बॉडी बनाओगे आप। और इससे पीछे वाली जो स्टेज है, इनसे क्या कर सकते हो, बॉडी तो बना ही सकते हो, साथ में जो प्लेसेंटा होता है उसको भी बना सकते हो, मतलब एम्ब्रियो बना सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी आप इससे कर सकते हो, प्लेसेंटा इससे बना सकते हो। तो टोटिपोटेंट और प्लूरिपोटेंट आपने समझना है, स्टेम सेल के कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। और इनसे क्या क्या बना सकते हैं, टोटिपोटेंट से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक या प्लेसेंटा बना सकते हो आप, और एम्ब्रियोनिक सेल तो बना ही सकते हो, ऑर्गेनिज्म तो बना ही सकते हो, ठीक है। एम्ब्रियोनिक सेल, इन मतलब थोड़ा टर्म देख लेना आप, एम्ब्रियोनिक सेल मतलब ऑर्गेनिज्म वगैरह बना सकते हो, इनमें कुछ खास मतलब कंफ्यूज होने की बात नहीं है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीन्स प्लेसेंटल सेल बना सकते हो बच्चे के लिए, प्लेसेंटा जिससे वो मदर के साथ में कनेक्टेड होगा, ठीक है। और टोटिपोटेंट से सिर्फ आप ये बना सकते हो एम्ब्रियोनिक, मतलब ऑर्गेनिज्म बना सकते हो, प्लेसेंटा वगैरह नहीं बना सकते। इनकी कैपेसिटी है, ये क्या कर सकते हैं, फंक्शन क्या कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, अब ये कुछ भी बना सकते हैं सेल, तो आप रख लो, इन सेल का यूज़ कर सकते हो, न्यू न्यूरॉन बना सकते हो, जिससे कि आप अल्जाइमर और पार्किंसन डिजीज़, जिनके अंदर क्या होता है आपके दिमाग के न्यूरॉन वगैरह उनमें कमी देखने को मिलती है, एज के साथ में वो डिक्रीज़ होते रहते हैं, और अल्जाइमर पार्किंसन में उनकी डेथ होने शुरू हो जाती है। उससे आप मतलब मेमोरी लॉस आपका होना, डिमेंशिया, आपको पता ना चलना क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी में धीरे धीरे प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए नए न्यूरॉन बना सकते हैं। अब नए न्यूरॉन बनाएंगे, उनको एंटर करेंगे, किस तरीके से मतलब कैसे मैनेजमेंट करेंगे, वो भी फ्यूचर के अंदर में हम धीरे धीरे कर रहे हैं इन चीज़ों को। न्यू पेनक्रियाज बना सकते हैं, ठीक है, फिर नया ब्लड बना सकते हैं, हार्ट के सेल बना सकते हैं, इम्यून सिस्टम के सेल बना सकते हैं, बर्न इंजरी, स्किन आपकी जल गई है, आपकी स्टेम सेल का यूज़ करके नई स्किन बना ली आपके लिए, ठीक है। और इनका फ़ायदा क्या आ रहा है, फ़ायदा इनका ये आ रहा है कि अगर स्टेम सेल आपका ही हुआ तो क्या होगा, आपकी बॉडी रिजेक्ट नहीं करेगी उसको। अगर आपने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करनी है किसी दूसरे से, तो आपकी बॉडी रिजेक्ट भी करती है, उसके लिए मैच आपको परफेक्ट डोनर होना चाहिए। बोन मैरो भी ट्रांसप्लांट करना है आपने, ल्यूकीमिया है, आपको ब्लड कैंसर है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है, तो आपके लिए एक मैच होना चाहिए, परफेक्ट मैच। बट इस केस के अंदर स्टेम सेल आपकी बॉडी के ही सेल हैं, तो आपकी बॉडी जानती है उनको कि हमारे ही सेल हैं, उसके अंदर में कोई रिजेक्शन नहीं करेगा। ये तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए ये। अब टर्म आती है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल। अब प्रॉब्लम क्या आती है स्टेम सेल के अंदर में, क्या बताया मैंने आपको कि दो प्रकार के सेल हैं, एम्ब्रियोनिक है, दूसरा अडल्ट स्टेम सेल है। अडल्ट वाले स्टेम सेल कुछ छोटा मोटा काम कर सकते हैं, ये मतलब उतने पावरफुल नहीं है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो हमने निकाले ब्लास्टोसिस से, ये तो पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। मतलब अगर, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इस टाइम 30 साल के हो, 25 साल के, 20 साल के, 40 साल के हो, तो आप तो पैदा हो चुके हो, अब आपका ब्लास्टोसिस तो हमें मिलने नहीं वाला, ठीक है। तो आप अब कहाँ से लेके आएंगे स्टेम सेल, अब तो ऐसा होता है नहीं आपकी बॉडी में रिजर्व बैठे हुए हैं कहीं पे ये, अब कहाँ से लेके आएंगे ब्लास्टोसिस्ट, अगर अभी आपको आवश्यकता होती है तो कैसे लेके आएंगे। जैसा पीछे हमने एग्जाम्पल देखा, ये हमारे पास में स्लेट, ठीक है, इस स्टेज के ऊपर स्लेट, और इसके ऊपर कुछ लिखेंगे तो लिख के अब इसको आपने भर दिया है। अब इस केस में अगर आपने इस स्लेट का यूज़ किया जा सकता है, जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ 1, इसके ऊपर लिखा है 2, इसके ऊपर 3। अब एक और स्लेट है जिसके ऊपर आप लिखना चाहते हो, मान लो 3 लिखना चाहते हो, तो आप ये 1 वाली स्लेट तो यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस पर 3 लिखोगे तो ये 13 बन जाएगा, ठीक है, 13 बन जाएगा ये, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्लीन स्लेट चाहिए। तो क्या आपके पास में डस्टर है जिससे आप मिटा सकते हो स्लेट को और फिर से उसको रिवर्स लेके आ सकते हो। तो ये वाला जो काम है इसको बोला जाता है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल। क्योंकि अब आप तो कहाँ से लेके आओगे सेल अपने लिए, तो क्या आप नॉर्मल सेल की जो उसका डीएनए की मेमोरी है उसको वॉश कर सकते हो, नॉर्मल जो स्लेट है उसको वॉश करके उसको ऐसी स्टेट में ले आओगे जिससे कि उससे कोई भी सेल बन सकता है, क्या ऐसा किया जा सकता है। तो हाँ, ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि मैंने बोला डीएनए सेम है उनका, जाइगोट का डीएनए सेम है,
जो बड़ा वाला सेल है उसका भी सेम है, लेकिन उसके ऊपर और काफ़ी सारी मतलब चेंजेस आए हैं, उसके एनवायरनमेंट का प्रेशर उसके ऊपर आया हुआ है, उसके कारण डीएनए में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, वो क्या प्रोटीन बनाता है क्या नहीं बनाता उसमें चेंजेस आए हैं। लेकिन अगर उसको साफ़ करें, उसको साफ़ करके इस स्टेज के ऊपर लेके आ सकते हैं। वो कैसे? इसके लिए काम किया गया हमारे द्वारा इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल इनको बोला जाता है, और इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। यमनाका, ये जापान के साइंटिस्ट हैं, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इनके द्वारा आई थिंक 2003 3 4 5 उस टाइम इनके द्वारा ट्राई किया गया। यमनाका जो थे ये मतलब हड्डियों के डॉक्टर थे, और इनके द्वारा सोचा गया कि मतलब कुछ ट्राई करते हैं, कुछ नई वाली डिस्कवरी टाइप करते हैं। ये जॉन गॉर्डन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, तो इन्होंने सोचा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर में उस टाइम मतलब ऐसा फाइंड आउट किया गया था कि कुछ ऐसी जीन है, लगभग 26-25 के करीब में ऐसी जीन है, अगर उनको एक्टिवेट कर दो तो जो हमारा स्किन का सेल है, जैसे ये स्किन का सेल है, ये वापस चला जाएगा, ऐसा सेल बन जाएगा जिससे कोई भी सेल बना सकते हैं। मतलब ये वापस अपनी ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज में चला जाएगा, ये भूल जाएगा मैं स्किन का सेल हूँ, डीएनए तो सेम है इसमें, तो ये भूल जाएगा और वापस चला जाएगा उसमें, और उससे कोई भी सेल बना सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपने हार्ट बनाना है, आपने स्किन का सेल लिया, उसको इंड्यूस्ड किया, इंड्यूस करके प्लोरीपोटेंट सेल बना दिया उसको। प्लोरीपोटेंट हमने देख लिया, प्लोरीपोटेंसी एक कैपेबिलिटी है सेल की कि वो कौन कौन से सेल प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, तो उसको हमने देख लिया। इस केस के अंदर में इन्होंने फाइंड आउट किया था उस टाइम, मतलब 25-26 जीन थी, इसने ट्राई किया 2-3 साल तक, इसने काफ़ी ट्राई किया, और इसने उनको जीन को रिड्यूस करके 4 पे ले आया। ये कि मतलब इन 4 जीन्स को अगर आपने एक्टिवेट कर दिया बॉडी के किसी पर्टिकुलर सेल के लिए, तो वो सेल फिर से बेबी सेल बन जाएगा, और वो बेबी सेल कुछ भी बना पाएगा, वो भूल जाएगा कि मैं स्किन सेल हूँ, क्योंकि डीएनए सेम है सब में, ये बेसिक प्रिंसिपल है, ये याद रखना है आपने। तो इसलिए आप मेमोरी को मिटाओगे डीएनए की, तो वो डीएनए बेबी डीएनए बन जाएगा और कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम न्यूरॉन वगैरह बना सकते हैं, ऐसा इसके द्वारा बोला गया, और इसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट सेल। तो याद रखना है इसके बारे में। और स्टेम सेल थेरेपी का यूज़ किया जा सकता है, आप ल्यूकीमिया में, थैलेसीमिया में, कॉर्निया सेवरल बर्न वगैरह, स्किन बर्न हुई हो, आंखों में बर्निंग हुई हो, थैलेसीमिया के अंदर में हीमोग्लोबिन कम बनता है, ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, इन सब में प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब स्टेम सेल अगर आपको आएगा तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, सब चीज़ों के लिए हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इथिकल इशू देखेंगे स्टेम सेल के अंदर में, और उसके अलावा फिर आगे भी हम स्टडी करेंगे। चलो देख ही लेते हैं इनको। इथिकल इशू में क्या होगा, अगर आपने स्टेम सेल लेके आने एम्ब्रियो से, ठीक है, आप एम्ब्रियो से स्टेम सेल लेके आओगे, जैसे मान लो आपने स्टेम सेल के लिए सिर्फ एम्ब्रियो लेके आना है, तो उसमें आपको डिस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी एम्ब्रियो की। अब जैसे बेसिकली अगर आप एक्सपेरिमेंटेशन आपकी चल रही है, तो उसके अंदर में आपको काफ़ी सारे एम्ब्रियो डिस्ट्रॉय करने पड़ते हैं, ठीक है। और आपने मान लो सेल निकाल भी लिया, उससे आप फिर से प्रोडक्शन कर रहे हो, फिर से आप नया ऑर्गेनिज्म बनाओगे, तो उसमें भी इथिकल इशू आ जाते हैं। जैसे मान लो आपका क्लोन ही बनाना है, तो आपका एक क्लोन मतलब वो क्या आपका गुलाम होगा आपका क्लोन, या बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे उसको, उसकी क्या पोजीशन होगी सोसाइटी में, क्या वो इंडिविजुअल होगा या होगा, मतलब क्या चीज़ होगी वो, तो वो एक प्रॉब्लम इसमें आती है, ठीक है। और डोनर की सेफ्टी, जिससे आप निकालोगे ये वाला सेल, अगर ब्लास्टोसिस से निकाल रहे हो, उसकी सेफ्टी की चिंता कौन करेगा। फिर इनफॉर्म कंसेंट, आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी, लेकिन पुअर पॉपुलेशन भी कितनी सारी है, तो कंसेंट लोगे नहीं लोगे क्या चलेगा, वो देखना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे, अगर आप स्टेम सेल को ट्रांसप्लांट कर रहे हो और ऐसा पाएगा कि उसके अंदर में वायरस वगैरह डिजीज़ वगैरह हैं, जैसे आपने स्किन सेल निकाला, उसको इंड्यूस करके बना दिया बेबी सेल, अब इस सेल से आपने क्या बनाया, हार्ट का सेल, और उसको डालने लगे स्किन सेल के अंदर में, तो अब ये स्किन सेल है, इसने तो मान लो आप 40 साल के, तो इसने 40 साल की मेमोरी है इसके ऊपर, और ये हो सकता है थोड़ा इन्फेक्टेड वगैरह भी हो, कितने हद तक ये ट्रांसफॉर्म हुआ और उसमें कोई और बीमारी हो, कितना टाइम ये जी पाएगा, उसका क्या पता, मतलब क्या इससे बात बन जाए। और ऊपर से मान लो आपने ब्लास्टोसिस्ट से निकाला स्टेम सेल, और उस स्टेम सेल को कल्चर करने के लिए अब उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए, उसको रखा डिश में, वहाँ पे डाला, उसमें न्यूट्रिएंट वगैरह डाले, और उसमें न्यूट्रिएंट एनिमल के प्रोडक्ट हैं कोई, और एनिमल के अंदर पहले से कोई मतलब बीमारी वगैरह है, तो उससे बीमार हो गया, आपका जो स्टेम सेल था वो बीमार हो गया, उससे जो प्रोड्यूस किया वो भी बीमार हुआ फिर, ठीक है। तो ये सब इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, इनको आप मेंस में लिख सकते हो, मेंस के अंदर आएगा, तो वैसे क्वेश्चन आ चुका है मेंस के अंदर इसके ऊपर, तो फिर से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक होते हैं यूपीएससी के पास में, कम हो तो वो बार बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने क्या देख लिया, ये सारे देख लिए, और इसके साथ में यहाँ पे स्टेम सेल कर दिया, तो बाकी सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक तो लाइक कर देना वीडियो, सब्सक्राइब कर देना, और शेयर ज़रूर कर देना, एटलीस्ट 2-3 लोगों से तो शेयर कर ही देना, जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह होंगे उनके साथ में शेयर कर देना। और पीडीएफ अगर आपने डाउनलोड करनी है, तो पीडीएफ मैंने आपको बोला हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, फर्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में आपको टेलीग्राम का लिंक था, उसके ऊपर वहाँ पर मैं डाल देता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक,
और उसके ऊपर क्लिक करोगे, टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। और शेयर ज़रूर कर देना 1-2 लोगों को, या जितने ग्रुप्स वगैरह आपके हैं जहाँ पे भी शेयर कर सकते हो उनको शेयर कर देना। और कोरोना वायरस से सेफ़ रहना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू।